आहान ये सुनकर चौंक गया। खुश होकर मन ही मन बोला, काश मैं इन लोगों को सच बता पाऊं तो सुमित भैया और राधिका दीदी की तरह मेरी और रौनक की भी शादी हो जाएगी। यह सोचते हुए आहान बेचारा सा मुंह बनाने लगा। आहान की नजर रश्मि के बराबर में खड़ी रौनक पर पड़ी। रौनक बेपरवाही से लॉलीपॉप चूस रही थी। हमेशा की तरह उसने अपना काला हुडी अपने सर पर पहना हुआ था। फॉर्मल जीन्स टॉप में वह बड़ी ही क्यूट लग रही थी। आहान रौनक को देखकर सोचने लगा, ये लड़की को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी स्कूल से आई है। अगर ये मुझसे शादी कर भी लेगी तो क्या ये एडजस्ट कर पाएगी? और मेरा बच्चा, अगर मेरा बच्चा इसी पर चला गया तो? कुछ ही पल में आहान ने खुली आंखों से कितने ही सपने देख लिए थे। वह मानने लगा था कि उसके आसपास कितने ही बच्चे बैठे हैं और सभी रौनक की तरह काला हुडी पहने हुए हैं और सबके हाथों में एक लॉलीपॉप है और वो सब मजे से चूस रहे हैं और आहान के कानों के पास चिल्ला पुकार कर रहे हैं, डैडी डैडी, आहा आहा। और आहान सभी बच्चों को एक तरफ से डांट रहा था, बहला फुसला रहा था, लेकिन सभी बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। तब आहान ने अपने कानों पर हाथ रखकर जोरों से चीख मार दी, आहा। अब आकाश, रश्मि, दादाजी और नानी माँ घूर कर हैरानी से आहान को देखने लगे। वहीं रौनक भी डरकर चौंक गई। तब दादाजी चिढ़कर बोले, अरे बदमाश, क्या हुआ? खुली आंखों से सपने देख रहा है क्या? और ये क्या हरकत है? क्यों ऐसे चिल्ला रहा है? तब आहान को एहसास हुआ कि इस वक्त वह कहाँ खड़ा हुआ है और वह खुली आंखों से ख्वाब देख रहा था। तब वह हकलाकर बोला, वो दादाजी, वो मैं। आहान कोई बहाना सोच रहा था। वहीं रौनक आहान की ऐसी हरकतों पर खिलखिलाकर हंसने लगी और तुरंत दादाजी के सामने खड़ी होकर शरारती आवाज में बोली, दादाजी, मुझे तो पूरी उम्मीद है ये छछूंदर सिंघानिया पागल हो गया है। वैसे भी इसकी हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। मुझे लगता है कि आपको इसे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अभी भी वक्त है। जैसे ही रौनक ने इस तरह मजाक उड़ाया, आहान आंखों ही आंखों में रौनक को चुप रहने का इशारा करने लगा। तब दादाजी अपने हाथ उठाकर टोकते हुए बोले, अच्छा, तुम लोग अब फालतू की बातें बंद करो और तुम सब मिलकर अब सारी प्लानिंग कर लो। मैं कल सुबह ही सुमित और राधिका दोनों से बात कर लूंगा। और बहन जी, अब आप ही बताइए, अविनाश और एंजेल बिटिया से आप किस तरह से बात करेंगी? तब नानी माँ हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, आप उसकी फिक्र मत कीजिए भाई साहब, उनसे बात मैं नहीं बल्कि आस्था करेगी। अब दादाजी भी मुस्कुराने लगे और खुश होकर मन में सोचने लगे, अगर आस्था को इस तरह से अपना ध्यान शादी के फंक्शन में लगा देंगी तो आस्था का ध्यान अरमान पर से हट जाएगा और शायद वह अरमान के डेविल किंग होने की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेगी और राजी खुशी उसके साथ रहेगी। अभी तक सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद आस्था अरमान के डेविल किंग होने से नाराज थी, लेकिन किसी को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। असल में वह अरमान का राजवीर जिंदल के साथ रिलेशन से नाराज थी। तभी रश्मि नानी माँ का हाथ पकड़कर बोली, नानी माँ, मुझे लगता है कि अब आपको आराम करना चाहिए। वैसे भी जब से आप हॉस्पिटल से आई हैं, आपने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। यह बोलकर रश्मि ने जल्दी ही नानी माँ को आराम करने को कहा और उन्हें दवा देकर उनके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया और फिर आकाश के साथ अपने कमरे में आकर वह आगे की तैयारी करने लगी। वहीं दूसरी ओर इस वक्त आस्था के सोने के बाद अरमान प्यार भरी नजरों से उठकर उसे देखने लगा। आस्था उसकी बाहों में एकदम सुकून से सोई हुई थी। हालांकि अरमान जानता था कि आस्था इस वक्त उसके पास भी नहीं आना चाहती है। ये बात अरमान को काफी बुरी लग रही थी, लेकिन वह यह सच जानता था कि एक ना एक दिन जब उसकी बीवी को उसके पति के सच का पता चलेगा तो शायद उसका रिएक्शन ऐसा ही होगा। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वह डरता भी था, क्योंकि आस्था उसकी कमजोरी बन चुकी थी। अरमान सिंघानिया ने कभी नहीं सोचा था कि आस्था इस हद तक उसकी कमजोरी बन जाएगी, लेकिन अरमान आस्था के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। अगर आस्था कहती कि उसे कभी किसी का खून नहीं करना है, तो अरमान कभी किसी का खून नहीं करता। फिलहाल तो उसे अपनी रूठी हुई बीवी को मनाना था और उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में आस्था का टेंशन लेना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। यह बात वह अच्छी तरह से समझता था।
कुछ देर बाद आस्था के खूबसूरत चेहरे को देखने के बाद अरमान ने उसके पेट पर हाथ रखकर प्यार से हल्का हल्का सहलाना शुरू कर दिया था, मानो कि वह अपने बच्चे को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। कितनी ही देर तक अरमान इस खूबसूरत पल को एंजॉय करता रहा और कब उसकी आंख लग गई उसे भी एहसास नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर वंशिका इस वक्त बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। ऊपर से ध्रुव की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर न जाने क्यों वंशिका का दिल टूट रहा था। रात के 2:00 बज चुके थे, लेकिन वंशिका की आंखों में दूर दूर तक कोई नींद नहीं थी। इसीलिए वह कमरे से बाहर निकलकर थोड़ी देर गार्डन में टहलने के इरादे से गार्डन की तरफ जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह गार्डन की तरफ जा पाती, किसी ने उसका मुंह दबाकर उसे अपनी तरफ कमरे में खींच लिया था। अब तो वंशिका के हाथ पैर पूरी तरह से फूल गए थे। उसे लगने लगा था कि जरूर अब अरमान सिंघानिया उसकी जान ले लेगा, या फिर टाइगर जो कि उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है और वह उसकी जान ले लेगा। आस्था दिन में तो उसे बचा लेती, लेकिन रात के इस पहर उसे कौन बचाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने किडनैपर का चेहरा देखा तो वंशिका हैरान हो गई थी, क्योंकि उसके सामने ध्रुव खड़ा हुआ था। ध्रुव को देखकर वंशिका ने उसे इशारे से अपने मुंह पर से हाथ हटाने के लिए कहा। अपनी आंखें बड़ी करके बार बार वह हाथ हटाने के लिए बोलने लगी, लेकिन ध्रुव गुस्से से लगातार घूर रहा था और बोला, इतनी रात को कहां जा रही हो तुम? रात को एक बार फिर किसी परिवार वाले की जान लेना चाहती हो? याद रखना वंशिका, मेरी नजरें तुम पर ही बनी हुई हैं और अब मैं तुम्हें अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ध्रुव का एक एक शब्द वंशिका के दिल को पूरी तरह से छलनी कर रहा था। फिलहाल ध्रुव की बात सुनकर वंशिका ने तुरंत उसके हाथ को झटक दिया था, जिससे ध्रुव का हाथ उसके मुंह पर से हट गया था। तो वंशिका थोड़ा खींचकर सांस लेते हुए अटकती हुई आवाज में बोली, मैं किसी की जान लेने नहीं जा रही थी, मैं सिर्फ और सिर्फ गार्डन में टहलने जा रही थी, समझे तुम? अब जाने दो मुझे। यह बोलकर वंशिका बिना रुके वहां से जैसे ही जाने के लिए पलटी, लेकिन ध्रुव ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था और वह सीधा ध्रुव के सीने से जा लगी। और इस वक्त घबराहट से वंशिका पूरी तरह से हाँफ रही थी। तब ध्रुव वंशिका के बालों को बेरहमी से पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर की ओर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अपनी फालतू की बात बंद करो और झूठ बोलना बंद करो। मैं समझ गया हूं कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो, समझी तुम? उस वक्त वंशिका और ध्रुव के होठों में केवल कुछ इंच का ही फर्क था। दोनों के सांस एक दूसरे के सांसों से टकरा रही थीं। ध्रुव की आंखों में एक अलग ही तरह का तूफान भरा पड़ा था। तभी वंशिका अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आहा, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। तब ध्रुव आंखों में जुनून लिए वंशिका की ओर देखकर बोला, दर्द मुझे भी हो रहा है, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। ध्रुव जैसे यह दर्द वाली बात बोल रहा था, उसकी आवाज काफी गहरी होती जा रही थी। वंशिका को ऐसा लग रहा था कि अगर उसने ध्रुव को 1-2 बार और कुछ टोका तो जरूर ध्रुव उसकी जान ले लेगा या फिर खुद की जान दे देगा। इस वक्त ध्रुव काफी खतरनाक और डरावना सा लग रहा था। तभी वंशिका ने थोड़ी ताकत लगाकर जोरों से अपने बालों को ध्रुव के हाथों से छुड़ा लिया था। वह ध्रुव की ओर देखकर चिढ़कर बोली, देखो, मैं तुम्हें अपनी कोई सफाई नहीं देना चाहती हूँ। मैंने अब तक क्या किया है, क्या नहीं किया है, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। जो कुछ भी मैंने किया है, मुझे उसका इतना सा भी अफसोस नहीं है, समझे आप? क्योंकि कहीं ना कहीं वंशिका जानती थी कि जब से उसने अरमान पर हमला किया है, तब से ध्रुव उससे कितना ज्यादा नाराज है। इसलिए वंशिका ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर ध्रुव को उससे कोई प्रॉब्लम है तो वह उससे दूरी बनाकर रखे। वो बेकार में किसी को परेशान नहीं करना चाहती है। यह बोलकर वंशिका वहां से जाने लगी, लेकिन ध्रुव को यह बात समझ नहीं आती है और वंशिका का इस तरह से बोलना उसे अंदर ही अंदर तपा गया। और अचानक उसने आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया था और वंशिका को पकड़कर उसके होठों को बेरहमी से किस करना शुरू कर दिया था। अब वंशिका पूरी तरह से शॉक हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि वह किस तरह का रिएक्ट करे,
क्योंकि ध्रुव तो पागलों की तरह उसे किस जा रहा था। वहीं दूसरी ओर आहान की आंखों में आज दूर दूर तक कोई नींद नहीं थी और उसका दिल रौनक को देखने को कर रहा था। इसीलिए जल्दी ही वह अपने कमरे से बाहर निकलकर रौनक के कमरे की तरफ पहुंच गया था। जैसे ही वह रौनक के कमरे में गया, उसने देखा रौनक घोड़े बेचकर और मुंह के बल उल्टा लेटी हुई है और उसका पेट दबाव में था। अब आहान यह देखकर चौंक गया और सोचने लगा, ये पागल लड़की किस तरह से लेटी हुई है? क्या इसे लेटना नहीं आता है? इस तरह से तो मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तब आहान फटाफट उसके करीब गया और रौनक को सीधा लेटाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर रौनक इस तरह से उल्टा लेटेगी तो उसका बच्चा दब जाएगा। हालांकि उसे इस तरह की बात का कोई आइडिया नहीं था कि रौनक के अभी सिर्फ शुरुआती दिन थे। तब उसने रौनक का हाथ धीरे से उठाकर उसकी कमर से पकड़कर उसे सीधा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसी बीच में वह खुद रौनक के ऊपर लुढ़क कर गिर गया। रौनक की आंखें तुरंत खुल गई थीं और वह झट से उठकर बैठी। जैसे ही वह चीखने को हुई, तुरंत आहान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और उसके मुंह पर हाथ रखकर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, प्लीज प्लीज चीखना मत यार, मैं तो सिर्फ तुम्हें सीधा करके लेटाने के लिए आया था। अब तो रौनक चौंक गई थी। आहान अभी भी उसी के ऊपर था और उसी का मुंह दबाकर उसे बोले जा रहा था, चीखना मत। तब रौनक उसे कुछ कहना चाहती थी और अपनी टिमटिमाती आंखें बड़ी करके बार बार उसे इशारे कर रही थी कि वह अपना हाथ हटा ले, लेकिन आहान को कुछ समझ में नहीं आया। वह तो बस यही बोले जा रहा था, प्लीज प्लीज तुम चीखना मत, तुम चीखना मत। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने उसके मुंह पर हाथ रख रखा है, तो वह बोला, देखो तुम चीखना मत, मैं तुम्हारे ऊपर से हाथ हटा रहा हूं। तब रौनक ने अपनी पलकों को झपकाकर हाँ में इशारा किया और जैसे ही आहान ने हाथ हटाया, रौनक बिजली की सी तेजी से आहान को धक्का देकर उठकर बैठ गई थी और उसकी ओर देखकर उसे घूरते हुए बोली, छछूंदर, तुम पागल हो गए हो क्या? आधी रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हाँ, तुम यहाँ क्या करने के लिए आए थे? मुझे सच सच बताओ, वरना मैं अभी चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर को उठा लूंगी। बोलो, जवाब दो। तब जल्दी से आहान बोला, देखो मिस हवा हवाई, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें सीधा करके लिटाने के लिए आया था, तुम उल्टा लेटी हुई थी। अब रौनक आहान की बात सुनकर चौंक गई और आहान को घूर कर नासमझी से देखते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? मैं रात को कैसे सोती हूँ? किस तरह से नहीं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम क्या आधी रात को यह चेक करने के लिए आए थे? मैं उल्टी करवट से सोई हूं या सीधी हूं, इससे तुम्हें क्या? रौनक बहुत चिढ़ रही थी, लेकिन तभी आहान समझाते हुए बोला, देखो प्लीज, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारा इस हालत में उल्टा लेटना ठीक नहीं है। अब रौनक चौंक गई और आंखें मटकाते हुए बोली, ऐसी हालत में मतलब? कैसी हालत में? क्या हुआ है मुझे? तुम होते कौन हो ये बताने वाले कि मुझे किस तरह से लेटना है, किस तरह से नहीं लेटना है? देखो मिस्टर छछूंदर, इस वक्त 2:00 बज रहे हैं। मुझे तुम्हारा कोई प्रैंक, कोई भी फालतू की बकवास नहीं सुननी है। तो अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो, वरना मैं अभी रश्मि दीदी को यहाँ बुला लूंगी और दादाजी को भी। फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम अच्छी तरह से जानते ही हो। जैसे ही रौनक ने दादाजी की धमकी दी, आहान हक्का बक्का रह गया और हकलाते हुए बोला, तुम दादाजी को मत बुलाना, मैं बस जा रहा हूं, लेकिन प्लीज तुम उल्टा मत लेटना। अब तो रौनक की चिड़चिड़ाहट हद से ज्यादा बढ़ गई थी और थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने धक्का देकर आहान को अपने कमरे से निकाल दिया और झट से कुंडी लगा ली थी और फिर झल्लाकर बोली, आखिरकार इस छछूंदर को हो क्या गया है? मेरे उल्टा सीधा लेटने से इसको क्या प्रॉब्लम है? यह बोलकर रौनक एक बार फिर बेपरवाही से जाकर बिस्तर में घुस गई थी। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM दोस्तों, और प्लीज मेरी बाकी की स्टोरी को भी अपना ढेर सारा प्यार दे। आहान हक्का बक्का रह गया और हकलाते हुए बोला, तुम दादाजी को मत बुलाना, मैं बस जा रहा हूं, लेकिन प्लीज तुम उल्टा मत लेटना। अब रौनक की इरिटेशन हद से ज्यादा बढ़ गई थी। थोड़ा आगे बढ़कर उसने आहान को धक्का देकर अपने कमरे से निकाल दिया और झट से कुंडी लगा ली।
फिर झल्लाकर बोली, आखिरकार इस छछूंदर को हो क्या गया है? मेरे उल्टा सीधा लेटने से इसको क्या प्रॉब्लम है? यह बोलकर रौनक बेपरवाही से बिस्तर में घुस गई। वहीं दूसरी ओर करीब 10 मिनट की डीप किस के बाद ध्रुव ने वंशिका को छोड़ा। वंशिका पूरी तरह हाँफ रही। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इस तरह का कोई ड्रास्टिक स्टेप उठा लेगा और उसे इस तरह किस कर देगा। ध्रुव को जल्दी ही अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया। उसने अपना गुस्सा वंशिका के नाजुक होठों पर उतारा था। उसके होंठ पूरी तरह सूज गए थे। इतना ही नहीं, उसके होठों के कोने से खून निकलना शुरू हो गया था। वंशिका को इस तरह देखकर ध्रुव को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। वह बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर निकल गया। ध्रुव के जाने के बाद वंशिका बिना वक्त गंवाए तुरंत वहां से निकलकर अपने कमरे में दौड़ती हुई आ गई और बिस्तर पर उल्टे मुंह लेटकर बुरी तरह रोने लगी। ध्रुव जल्दी ही अपने कमरे में पहुंच चुका था और सबसे पहले ध्रुव ने एक मुक्का खींचकर दीवार पर मार दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह जोश में अपने होश खो बैठेगा और बिना किसी लड़की की मर्जी के उसे किस कर देगा। यह बात सच थी कि वंशिका ध्रुव को इफेक्ट करती थी। इतना ही नहीं, ध्रुव वंशिका से बहुत गहरी मोहब्बत करने लगा था, लेकिन जब से उसने अरमान पर हमला किया था तब से वह अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिससे वह मोहब्बत करता है वही उसके जान से प्यारे भाई अरमान पर हमला कर सकता है। इस वक्त ध्रुव की हालत बेहद अजीब थी। वह ना तो वंशिका से दूर रह पा रहा था और न ही उसके पास जा पा रहा था। कुछ देर के लिए वह अपने जोश में होश खो बैठा था और इस बात का उसे भीतर से गहरा अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि वंशिका की मर्जी के बिना वह उसे छूने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज जिस तरह से उसने बेदर्दी से उसे छुआ था और अपने सारे फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा उसके नाजुक, खूबसूरत, मुलायम होठों पर उतार दिया था, वह याद करते ही खुद से घिन हो रही थी। ध्रुव भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा टूट चुका था। वह खुद को संभालना चाहता था, खुद को कंट्रोल करना चाहता था। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर इस बार वह खुद को नहीं संभाल पाया तो शायद हमेशा के लिए बिखर जाएगा और फिर खुद को समेट भी नहीं पाएगा। फिलहाल कुछ सोचते हुए उसकी आंखों के किनारे पूरी तरह भीग चुके थे। अगली सुबह, इन सब बातों के बीच अगली सुबह हो चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही आस्था की आंख खुली, उसने अपने आप को पूरी तरह अरमान की बाहों में जकड़ा हुआ पाया। अरमान बच्चों की तरह आस्था से लिपटकर सो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर आस्था उसे इतना सा भी छोड़े तो आस्था उसे छोड़कर चली जाएगी। अरमान के बाल बिखरे हुए थे, लेकिन वह बड़ा ही हैंडसम और मासूम सा लग रहा था। उसकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी, क्योंकि अरमान पर हमले के बाद उसने खुद पर कोई ध्यान नहीं दिया था। जब से आस्था की नफरत का उसे एहसास हुआ था, तब से उसकी हालत और ज्यादा खराब सी हो गई थी। हल्का सा पीलापन उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। आस्था को अरमान को देखकर बड़ा ही तड़प सी महसूस हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वह थोड़ा सा आगे बढ़े, अरमान के सर को अपनी गोद में रखे, उसके सर को सहलाए, उसे प्यार करे, उसके होठों को चूमे और उसे बोले कि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रखना है। वह अरमान को इस हालत में बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख पा रही थी। इस वक्त एक बार फिर प्यार के जज्बात उसकी आंखों में दिखाई देने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे वो अरमान के चेहरे को देख रही थी, वैसे वैसे आस्था के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे और अगले ही पल आस्था को अरमान का चेहरा खून से सना नजर आने लगा। आस्था को एक बार फिर सारी चीज याद आने लगी थी और वह पैनिक करने लगी थी, क्योंकि अब आस्था को अरमान से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। जब से उसने डेविल किंग के बारे में जाना था, सुना था, तब से डेविल किंग का एक अलग ही तरह का खौफ उसके दिल में बैठा हुआ था। अब आस्था थोड़ा सहमते हुए अपने आप को अरमान से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अरमान के चेहरे को देखते देखते उसे अचानक अरमान के चेहरे पर ढेर सारा खून लगा हुआ नजर आने लगा। वह एकदम से अरमान से डरने लगी और जोरों से चिल्लाती हुई बोली, आहा, छोड़ो मुझे। उसने अरमान की नींद की भी परवाह नहीं की। अरमान, जो एक सुकून की नींद सोया हुआ था, आस्था की आवाज सुनकर उठ गया। हालांकि उसने अपनी पकड़ आस्था पर इतनी सी भी ढीली नहीं की थी। उसे पकड़े पकड़े ही वह बैठ गया।
आस्था ने तुरंत अरमान के हाथों को अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश की और अरमान की ओर देखकर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, मुझे छोड़िए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, समझे आप? अरमान ने अपना चेहरा आस्था के कंधे पर रख दिया और बिना कुछ बोले थोड़ी देर तक उसे अपनी बाहों में भरकर महसूस करता रहा। आस्था उसकी इस हरकत पर और ज्यादा गुस्से से भर उठी और बोली, देखो, मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, तो आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं? हाँ, और वैसे भी मैं किसी खूनी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं रह सकती हूँ। अरमान उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहता है, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ, मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। हालांकि अरमान बड़े ही धीमे धीमे यह बात बोल रहा था, लेकिन आस्था को अचानक उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में भी सनसनी दौड़ गई हो। आस्था को आज अरमान से वही डर लग रहा था जो उससे पहली मुलाकात यानी शादी की रात में लगा था, जब अरमान ने बेपरवाही से उस पर गोली चलाई थी। आस्था ने थोड़ा सा खुद के जज्बातों पर कंट्रोल किया और अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, देखिए, आप पूरी दुनिया को आग लगाओ या सबको आग लगाओ, मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है और मैं अब आपके करीब नहीं रहना चाहती हूँ, समझे आप? अरमान आस्था को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तुरंत उसका फोन बजने लगा। अरमान का फोन वॉइस सिस्टम से ऑपरेट होता है, इसलिए अरमान ने बिना फोन देखे ही उसे उठाने के लिए बोल दिया। जैसे ही फोन स्पीकर पर खुद हुआ, तुरंत फोन की तरफ से एक आदमी की आवाज आई, किंग। उस लड़की की सांस काफी ज्यादा धीमी पड़ गई है। क्या उसे लड़की की जान लेनी है या फिर उसे बचाना है? ये बात सुनकर आस्था की आंखें फटने को तैयार थीं। इसका मतलब साफ था कि अरमान ने किसी लड़की को टॉर्चर करने के लिए रखा हुआ था और उसकी जान अरमान लेने वाला था। अरमान थोड़ा सा बेचैन हो गया। वह तो अपनी बीवी को मना रहा था, कहां दूसरी कॉल पर इस तरह की बातें आ गईं। अरमान ने आस्था के चेहरे की ओर देखते हुए नॉर्मल वॉइस में कहा, उस लड़की को अभी कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। ये बोलकर अरमान ने फोन कट करने के लिए बोल दिया। अब आस्था का गुस्सा बढ़ चुका था। वह नफरत से अरमान की ओर देखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे और मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। आप एक नंबर के खूनी हैं और आप कभी भी नहीं सुधर सकते हैं, कभी भी नहीं। और मैं अब आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, छोड़िए मुझे। यह बोलकर आस्था जबरदस्ती अरमान से खुद को छुड़ाते हुए तुरंत वॉशरूम में घुस गई। अरमान उसे जाते हुए एक पल देखता रहा और अंदाज बदलते हुए बोला, जब तुम्हें यह पता चलेगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मुझे उम्मीद है तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। यह बोलकर अरमान अब जल्दी ही अपने कमरे से बाहर जाने लगा। उसकी हालत पहले से काफी बेहतर थी, क्योंकि आस्था का साथ मिलने पर वह सुकून से सो गया था। सोने के बाद उसके शरीर को काफी ज्यादा आराम मिला, जिसकी वजह से आज उसका शरीर 70 ठीक हो गया था। वहीं दूसरी ओर नानी माँ जल्दी ही उठकर हॉल में बैठ गई और राजेश से बोली, राजेश बेटा, जाओ मेरी आस्था को बुला कर लाना, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। नानी माँ फटाफट से अविनाश और एंजल की शादी की बात आस्था से करवाना चाहती थी, ताकि आस्था अविनाश को शादी के लिए मना सकें। हालांकि आस्था को दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अविनाश वह शादी बिल्कुल भी नहीं करेगा जब तक कि अविनाश का मकसद पूरा नहीं हो जाता। आस्था, जो कि वॉशरूम में थी, उसे एहसास हो गया कि कमरे में कोई नहीं है और अरमान कमरे से बाहर चला गया है। इसलिए आस्था फटाफट से चेंज करके बाहर निकली और सीधा हॉल में जाने लगी। उसने देखा कि अरमान सिंघानिया इस वक्त हॉल में भी मौजूद नहीं है। आस्था मन में बेचैनी से सोचने लगी कि जरूर अरमान उस लड़की को मारने के लिए जा रहा होगा जिसके लिए उनके आदमी का फोन आया था। आस्था ने सोच लिया था कि उस लड़की की जान तो वह किसी कीमत पर नहीं जाने देगी और वह उसे बचाकर ही रहेगी, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन इसके लिए उसे अरमान पर नजर रखनी थी कि अरमान कब क्या करने वाला है। जैसे ही वह हॉल में गई, उसने देखा नानी माँ उसी का इंतजार कर रही थी। नानी माँ को देखकर आस्था ने उन्हें गले से लगा लिया और बोली, नानी माँ, जब आप कोमा में गई थी
आप नहीं सोच सकती कि उस वक्त मेरी क्या हालत हो गई थी। नानी माँ, आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है। ये बोलते आस्था की आंखें भर आती हैं। नानी माँ ने भी आस्था के सर पर हाथ फेरा। कुछ देर उसे शांत करने के बाद उसका दिल बहलाने के लिए इधर उधर की बातें की। फिर बातों ही बातों में अविनाश और एंजल की शादी की बात आस्था से कर दी। ये खबर सुनकर आस्था के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जब अगले ही पल वह उदास हो गई। आस्था हिचकिचाहट से बोली, लेकिन पता नहीं भाई, शादी के लिए मानेंगे या नहीं, लेकिन मैं उनकी शादी एंजल से सचमुच करवाना चाहती हूँ। मेरी वजह से उनका प्यार उनसे दूर है, क्योंकि उस दिन गांव में एंजल और अविनाश की बातें आस्था सुन चुकी थी और तब से उसे रिग्रेट हो रहा था कि उनके बीच उसकी वजह से दूरियां आ गई हैं। क्योंकि आस्था तो रौनक को ड्रग्स की घटना का जिम्मेदार एंजल को ही समझ रही थी, क्योंकि एंजल डिंपल के साथ थी। आस्था ने इस बात को जाने दिया और नानी माँ को आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही अविनाश भैया से शादी की बात करेंगी और उन लोगों की शादी करवाएंगी। वहीं दूसरी ओर इस वक्त अरमान अपने स्टडी रूम में देव के सामने मौजूद था। देव के पास इंफॉर्मेशन थी कि अरमान के पिता का इलाज, जो कि विदेश में हो रहा था, वह अब काफी हद तक सुधार हो चुका था और बहुत जल्द उन्हें इंडिया ले आने वाले थे। अरमान काफी खुश था कि दादाजी को वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देगा, लेकिन फिलहाल उसे सबसे पहले अपनी खूबसूरत बीवी आस्था को मनाना था, क्योंकि आस्था को मनाना उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी थी। आकाश और सुमित आगे आते हैं और अरमान की ओर देखकर बोलते हैं कि अभी तक वंशिका ने पूरा सच नहीं बताया है कि आखिरकार उसने यह सब कुछ क्यों किया था। अरमान ने आकाश को हुक्म दिया कि वह फटाफट से इस बात के बारे में पता लगाए कि राजवीर जिंदल से वंशिका का क्या लेना देना है और वह राजवीर जिंदल की जान क्यों लेना चाहती थी। हर हाल में वह उसके बारे में जानना चाहता था। हालांकि इस वक्त वंशिका सिंघानिया मेंशन में ही थी, लेकिन आस्था की वजह से अरमान उसे कुछ भी नहीं पूछना चाहता था, वरना वंशिका 1 मिनट में सारा सच अरमान को बता देती, क्योंकि अरमान का इतना पावरफुल ऑरा था कि उसको देखने के बाद कोई झूठ बोल ही नहीं सकता था। आकाश ने बोल दिया कि वह इस बारे में तो पता लगाकर रहेगा, लेकिन उससे पहले उसने अरमान से सुमित और राधिका की शादी की बात बताई। सुमित चौंक गया कि उसकी शादी की बातचीत चल रही है और उसे ही नहीं पता। तब सुमित ने ज्यादा ना नुकुर नहीं की, क्योंकि अब वह राधिका के साथ आगे बढ़ चुका था, तो उसने भी दिल से राधिका को अपना लिया था और वह थोड़ा सा ब्लश करता हुआ स्टडी रूम से बाहर निकल गया। अरमान को रियलाइज हो गया कि शायद इस बार सुमित यह शादी चाहता है। आकाश चुलबुली मुस्कान के साथ अरमान से बोला, इस शादी में तुम्हें आस्था को मनाने का मौका भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आस्था के मन से हम तुम्हारी बुरी छवि को मिटा दें, जो भी उसने डेविल किंग को लेकर बना रखी है। अरमान को आकाश की बात सुनकर थोड़ा सा राहत मिलती है कि कम से कम ये लोग उसके और आस्था के बारे में इतना सोचते हैं। अरमान ने तुरंत आगे बढ़कर आकाश को गले से लगा लिया। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि जब इस तरह से अरमान ने आकाश को गले लगाया था। आकाश को काफी ज्यादा अपनेपन की फीलिंग आई। अरमान सिंघानिया ने आगे बढ़कर कभी भी अपने प्यार का इजहार अपने भाई और दोस्तों से नहीं किया करता था। ये बात अलग थी कि वह उन पर जान छिड़कता था। आकाश अरमान के इस तरह से गले लगाए जाने पर काफी इमोशनल सा हो गया और फिर बिना रुके कमरे से बाहर निकल गया। आगे की स्टोरी के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM दोस्तों, और बने रहिए अरमान आस्था के इस खट्टे मीठे सफर में। अरमान सिंघानिया ने आगे बढ़कर कहा, कभी भी अपने प्यार का इजहार अपने भाई और दोस्तों से नहीं किया करता था। यह बात अलग थी कि वह उन पर जान छिड़कता था। वहीं आकाश अरमान के इस तरह से गले से लगाए जाने पर काफी भावुक हो गया था और फिर बिना रुके कमरे से बाहर निकल गया। अरमान को अभी किसी से मिलने जाना था। उसे पता था कि इस वक्त टाइगर की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, क्योंकि उसने आस्था को गोद में उठाया था। उसके बाद उसने खुद को काफी ज्यादा जख्मी कर लिया था, इसीलिए वह स्टडी रूम में उसके साथ मौजूद नहीं था। वरना तो टाइगर की कोई भी हालत हो, वह हर वक्त अरमान के साथ मौजूद होता है। इसलिए अरमान बिना रुके तुरंत टाइगर के कमरे में जा पहुंचा। इस वक्त मरिया वहां मौजूद नहीं थी, क्योंकि मरिया प्रेग्नेंट थी,
इसलिए वह उस वक्त डॉक्टर के पास गई हुई थी। अब टाइगर ने जैसे ही अरमान को अपने कमरे में देखा, वह उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। उसके पूरे शरीर पर तरह तरह के जख्म थे, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने चाबुक से भी खुद पर वार किए थे। तो अरमान अपने हाथों से टाइगर को दवाई देते हुए कहा, फटाफट से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही अरमान ने यह बोला, टाइगर को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज जिस तरह से अरमान ने उसे दवाई दी, कहीं ना कहीं टाइगर खुशी से दीवाना हो गया था। और आज पहली बार शक्तिशाली बाहुबली टाइगर की आंखों में भावुक आंसू आ गए थे। फिलहाल अरमान ने जल्दी से टाइगर को बता दिया था कि घर में शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं और उसे कुछ ऐसा करना है जिससे उसकी क्वीन उसके किंग के पास आ सके। अब टाइगर अरमान की ध्यान पाकर खुश हो गया था। वहीं दूसरी ओर नानी माँ की बात सुनने के बाद आस्था ने फटाफट से अविनाश को फोन पर कॉल मिला दिया। अविनाश इस वक्त अबीर राठौर के मेंशन में था। जैसे ही आस्था ने फोन किया, अविनाश, जो रात भर सही से सो नहीं पाया था, आस्था का फोन आते ही तुरंत उठकर बैठ गया था। तब आस्था ने अविनाश से बताया कि वह उससे मिलना चाहती है। अविनाश खुद भी आस्था से मिलना चाहता था। उसे ढेर सारी बातें करना चाहता था, क्योंकि वंशिका का सारा सच आस्था को पता था। तो इसीलिए वह जानना चाहता था कि वंशिका ने आस्था को क्या बताया था। इसलिए अविनाश तनाव भरी आवाज में बोला, तुम अबीर राठौर के मेंशन में आ जाओ, क्योंकि अगर मैं वहां सिंघानिया मेंशन में आ जाता हूं तो हम वहां पर खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर सारा परिवार मौजूद होगा। आस्था को भी अविनाश की बात ठीक लगी थी और फटाफट से उसने ड्राइवर को अपने साथ चलने के लिए कहा। हालांकि अरमान सिंघानिया की इजाजत के बिना कोई भी ड्राइवर आस्था को कहीं लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आस्था को इस तरह से बाहर जाते हुए देखकर अरमान तुरंत वहां पहुंच गया था, क्योंकि इस वक्त वह स्टडी रूम की खिड़की से बाहर का नजारा अच्छी तरह से देख सकता था। जैसे ही ड्राइवर ने अरमान को वहां देखा, वह सर झुकाकर खड़ा हो गया। आस्था उसे कह रही थी कि उसे अब भी कहीं बाहर जाना है, लेकिन ड्राइवर सर झुकाकर खड़ा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अरमान आस्था को टोकते हुए बोला, तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आस्था समझ गई कि ड्राइवर बिना अरमान की परमिशन के यहाँ से हिलेगा तक नहीं, इसलिए आस्था ने अरमान की ओर देखकर कहा, मुझे कहीं जाना है तो आप ड्राइवर को बोलो कि मेरे साथ चले, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ। जैसे ही आस्था ने बिना किसी भाव के सपाट चेहरे के साथ यह कहा, एक पल के लिए अरमान उसे देखता रहा और तारीफ करते हुए मन में बोला, वाकई डेविल किंग की क्वीन ऐसे ही होनी चाहिए, एकदम हार्टलेस। यह सोचते हुए अचानक अरमान धीरे से मुस्कुरा दिया था और फिर ड्राइवर की ओर देखकर बोला, जहां मैडम जाना चाहती हैं, उन्हें वहां लेकर जाओ। वैसे भी वह आस्था को कहीं जाने से मना करके उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ अरमान ने कुछ गार्ड्स को इशारा कर दिया था कि वे फटाफट से आस्था के साथ साथ जाएं और उसका पीछा करें। उसे इतनी सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना ही उसे इस बारे में पता लगना चाहिए कि कुछ गार्ड्स उसके साथ चल रहे हैं। वही आस्था अरमान का मुस्कुराना देख चुकी थी, तो उसके माथे पर बल पड़ गया और अरमान की ओर देखकर बोली थी, आप इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? आस्था ने कड़क आवाज में कहा और फिर अरमान गहरी सांस लेते हुए बोला था, मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूं, मैं तो रो रहा हूं, देखो मेरी आंखों में। अब जैसे ही अरमान ने एकदम सड़क छाप आशिक वाली एक्टिंग करते हुए यह कहा, आस्था पूरी तरह से हैरान हो गई थी। वह कभी अपने सामने खड़े हुए अरमान को देख रही थी, कभी आसपास के गार्ड्स और ड्राइवर को देख रही थी। सभी गार्ड्स और ड्राइवर का मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि द डेविल किंग बड़ी ही नॉर्मल और सीधी सिंपल सी बातें कर रहा था। उन्हें देखकर सबको पता चल रहा था कि वह एकदम नॉर्मल इंसान भी हो सकता है। हालांकि अरमान यह सारी चीजें सिर्फ आस्था को खुश करने के लिए कर रहा था, ताकि आस्था को बिल्कुल भी यह न लगे कि अरमान उसे कैद करके रखना चाहता है या अपने प्यार में उसे उलझा कर रखना चाहता है। अरमान का इरादा सिर्फ आस्था को खुश करने का था। फिलहाल आस्था ने मुंह बनाते हुए कहा, देखिए, ये ज्यादा फालतू की बातें आपको मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू हियर दिस नॉनसेंस। अब आप जैसे हैं वैसे रहिए और मुझे जाने दीजिए। यह बोलकर जैसे ही आस्था गाड़ी की ओर जाने लगी, अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया था और बोला था, ठीक है, आप बाहर जा सकती हैं, लेकिन 1 सेकंड। यह बोलकर वह थोड़ा आगे बढ़ा और आस्था के माथे को चूम लिया। अब अरमान की यह हरकत देखकर घर के ड्राइवर ने तुरंत अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया था। वहीं आस्था अभी पूरी तरह से हैरानी में थी। वह अभी तक अपने माथे पर डेविल किंग के होठों के गर्म स्पर्श को महसूस कर रही थी और फिलहाल अरमान को बिना कुछ बोले जल्दी ही आस्था कार में बैठ गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि अरमान ने पहले ही सुरक्षा उसके पीछे भेज दी है और साथ ही साथ वह कहाँ जा रही है उसकी जानकारी देने के लिए भी उन्हें बोल दिया है। कुछ मिनट का सफर करने के बाद जल्दी ही आस्था अविनाश के सामने मौजूद थी और वह राठौड़ विला में थी। उस वक्त अबीर सिंह राठौर भी अविनाश के साथ मौजूद था। अविनाश और अबीर राठौड़ विला के बाहर वाले गार्डन में ही आस्था का इंतजार कर रहे थे। तब अविनाश ने आस्था से जानने की कोशिश की कि वंशिका ने उसे क्या बताया था और उसने राजवीर जिंदल पर हमला क्यों किया था। तब आस्था ने अपने भाई और अबीर को सारी बातें बता दी और यह भी बता दिया था कि अरमान सिंघानिया उस वक्त राजवीर जिंदल के साथ रहा करता था। यह सुनकर तो अविनाश और अबीर की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। कहीं ना कहीं अविनाश को यह भी अंदाजा हो चुका था कि उस वक्त राजवीर जिंदल अरमान को इतने हक से अपना चेला क्यों कह रहा था। यह बात उन दोनों को अब जाकर समझ में आई। तब अबीर गंभीरता से बोला, लेकिन अब हमें क्या करना होगा? हमें कुछ ना कुछ करके राजवीर जिंदल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है और अपने परिवार की मौत का बदला लेना है। और वैसे भी उसने तो मेरी जान से प्यारी दादी माँ की जान ली है, लेकिन तुम्हारे तो पूरे परिवार को उन्होंने बर्बाद कर दिया, तो उसे जीने का कोई हक नहीं है। अबीर की बातों से राजवीर के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तभी आस्था अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए बोली, मैं किसी भी कीमत पर राजवीर जिंदल को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले अविनाश भाई, मैं यहाँ आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। भाई, हम चाहते हैं कि आप एंजल से शादी कर लीजिए। अब जैसे ही इतनी सीरियस बातचीत के बीच में अचानक आस्था ने शादी के लिए बोला, अविनाश और अबीर की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। तब अविनाश परेशान भरी आवाज में बोला, यह कैसी बातें कर रही है गौरी? भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद राजवीर जिंदल की बर्बादी और उसकी मौत, और जब तक मैं उसकी जान नहीं ले लेता, मैं अपनी जिंदगी में किसी तरह की कोई खुशियां नहीं मनाऊंगा। तभी आस्था भरोसा दिलाते हुए बोली, हम राजवीर जिंदल की जान लेंगे, लेकिन किस तरीके से लेंगे यह मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि राजवीर पागलों की तरह वंशिका को ढूंढ रहा है। फ्लैशबैक। जिस वक्त राजवीर के आदमी वंशिका के बारे में इंक्वायरी करने के लिए मेडिकल कॉलेज गए थे, उस वक्त आस्था ने प्रिंसिपल की मदद से यह बात जान ली थी कि कोई आदमी वंशिका की इंक्वायरी करने के लिए आया है, और यह बात प्रिंसिपल ने उसे फोन पर ही बता दी थी, क्योंकि आस्था ने पहले से ही प्रिंसिपल साहब को फोन करके वंशिका की सारी डिटेल्स ले ली थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया ने प्रिंसिपल को पहले ही बोल रखा था कि उनकी बीवी जब भी उसे फोन करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स हों, जो भी असाइनमेंट वगैरह हों, वह सब की जानकारी आस्था को पर्सनली दें। तब बातों ही बातों में आस्था ने चालाकी से वंशिका के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली थी। फ्लैशबैक एंड। अविनाश सिचुएशन को न समझते हुए बोला, लेकिन अब इस बात से हमें क्या फायदा हो सकता है? हमें राजवीर की जान लेनी है, लेकिन अब हम वंशिका को बचाकर क्या हासिल करेंगे? वह हमारे किस काम की? तब आस्था कुछ सोचते हुए बोली, भैया, हमें वंशिका को तो बचाना ही है, लेकिन राजवीर कितना खतरनाक है यह बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए हमें वंशिका को आगे रखकर राजवीर जिंदल को रास्ते से हटाना होगा। इस वक्त आस्था एकदम बड़ी सोचने समझने वाली लेडी डॉन सी लग रही थी, जो किसी को मारने की एकदम परफेक्ट प्लानिंग बना रही थी। अबीर कहीं ना कहीं आस्था की समझदारी देखकर अंदर ही अंदर से घायल हो रहा था और सोच रहा था कि काश आस्था उसकी किस्मत में होती। अविनाश असहमति जताते हुए बोला,
लेकिन जहां तक मैंने सुना है, अरमान राजवीर जिंदल को काफी ज्यादा मानता है, उसे अपना गुरु मानता है। इतना ही नहीं, जब हम अरमान की जान बचाने के लिए राजवीर जिंदल के पास रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे, तब राजवीर ने भी अरमान को अपना चेला बताया था। कहीं ऐसा ना हो अरमान राजवीर जिंदल को बचाने के लिए हमारे सामने ना खड़ा हो जाए। और तुम अच्छी तरह से जानती हो गौरी, अरमान सिंघानिया का मुकाबला करना कितना ज्यादा मुश्किल है। और अगर अरमान ने ठान लिया तो हम राजवीर जिंदल की जान कभी भी नहीं ले पाएंगे। एक बार फिर अरमान का राजवीर जिंदल के साथ नाम जुड़ते हुए देखकर आस्था की आंखों में दर्द और नफरत दोनों ही भर गए थे। वह तुरंत बोली, आप उसकी फिक्र मत कीजिए भैया, मैं देख लूंगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि अरमान जी कब क्या कर सकते हैं। बस आपको शादी के लिए हाँ कहना होगा। अब जैसे ही आस्था ने एक बार फिर इस बीच में शादी को लेकर बात की तो अविनाश परेशान हो गया था। तब अगले ही पल आस्था ने अपने शब्दों में अविनाश और अबीर को कुछ बताना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते अविनाश और अबीर दोनों के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई थी। वही बात खत्म होने के बाद अविनाश ने आस्था का हाथ पकड़कर बोला, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी बहन इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। अविनाश से इस तरह की तारीफ सुनकर आस्था के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वह बोली, ठीक है भाई, मैं अब घर जाती हूँ। आखिरकार नानी माँ को घर जाकर भी बताना है और साथ ही एंजल भाभी को भी बताना है कि आप दोनों की शादी हो रही है। और जल्दी ही उनसे विदा लेकर आस्था सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुकी थी। अरमान को इस बात के बारे में जानकारी मिल चुकी थी कि इस वक्त आस्था राठौड़ मेंशन में मौजूद है और वह गुस्से से आग बबूला हो उठा था। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि कहीं आस्था उसे छोड़ने का प्लान तो नहीं बना रही है। शायद इसलिए वह अबीर सिंह राठौर से मिलने के लिए गई थी। लेकिन फिलहाल वह आस्था के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अरमान आस्था पर गुस्सा करके उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। वह बस हर तरह से आस्था को अपने करीब रखना चाहता था। जल्दी ही आस्था सिंघानिया मेंशन में पहुंचती है और सीधे सीधे हॉल में बैठे हुए अरमान पर उसकी नजर पड़ती है। अरमान के साथ ही नानी माँ भी बैठी हुई थी। नानी माँ और उसके हाल चाल ले रही थी। आस्था को देखकर नानी माँ चहकते हुए खुश होकर बोली, अरे बेटी, तुम आ गई। वहीं अरमान आंखों में सवाल लिए वहां बैठा था और आस्था की ओर ही देख रहा था। तब आस्था समझ चुकी थी कि अब तक अरमान को पता चल चुका होगा कि वह इस वक्त कहां से आ रही है, तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। अरमान की आंखों को इग्नोर करके आस्था नानी माँ के पास गई और हल्की स्माइल करते हुए बोली, नानी माँ, मैंने अविनाश भैया से बात कर ली है। वह राठौड़ विला में थे। अबीर सिंह राठौर के साथ तो मैं वहीं उनसे मिलकर आ रही हूँ। वह इस शादी के लिए तैयार है और कल से ही हम हल्दी का फंक्शन स्टार्ट करेंगे। भैया को आज कुछ जरूरी काम है तो अपना काम खत्म करके कल मेंशन में आ जाएंगे। तब तक मैं एंजल को इस बात के बारे में बता देती हूँ। अब जैसे ही आस्था ने अरमान की गलतफहमी दूर की, अरमान के चेहरे पर एक संतुष्टि वाली मुस्कुराहट आ गई थी। भले ही आस्था ने अरमान की तरफ देखकर यह बात ना बोली हो, लेकिन अरमान को इस बात का यकीन हो गया था कि आस्था उसे ही क्लैरिफिकेशन दे रही है। तो उस वक्त वह खुश हो गया था और जो अब भी थोड़ी देर पहले उसके मन में ख्याल आया था वह एकदम ही खत्म हो चुका था। भले ही आस्था ने अरमान की तरफ देखकर यह बात ना बोली हो, लेकिन अरमान को इस बात का यकीन हो गया था कि आस्था उसे ही स्पष्टीकरण दे रही है। तो उस वक्त वह खुश हो गया था और जो अभी थोड़ी देर पहले उसके मन में ख्याल आया था वह एकदम खत्म हो चुका था। आस्था बिना रुके सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी, क्योंकि उसे कल की तैयारी अभी से करनी थी। वहीं दूसरी ओर राजवीर जिंदल के एक आदमी को इस बात की खबर मिल चुकी थी कि उस वक्त वंशिका सिंघानिया मेंशन में मौजूद है। अब तो राजवीर की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वह अविश्वास के साथ यह सोचने पर मजबूर हो गया था कि जब अरमान पर वंशिका ने जानलेवा हमला किया है तो भला वंशिका इस तरह से सिंघानिया मेंशन में कैसे हो सकती है। अचानक खुश होकर उसने मन में सोचा, शायद अरमान उसे तिल तिल करके मारना चाह रहा होगा, इसीलिए तो उसने उसे अगवा किया है।
आखिरकार अरमान सिंघानिया उसका चेला था और राजवीर ने उसके अंदर कोने कोने तक जहर भर दिया था, सनकीपन, जुनून और ऑब्सेशन तक। तो भला वह इस बात को कैसे भूल सकता था? साथ ही वह मन ही मन यह भी सोच रहा था, अरे ये मेरे चेले, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इतना आगे की सोच लेगा। खुद पर हमला करने वाले को तूने अगवा कर लिया और अब न जाने उसकी हालत तू किस हद तक बदतर बना देगा। पत्थर से भी ज्यादा सख्त बना देगा तू उसे। वाह, यही तो चाहिए था, यही तो मैं चाहता था। उस लड़की को ऐसी सजा मिले कि उसकी रूह तक कांप जाए। अब तूने उसे आजाद न करके ये साबित कर दिया है कि तू उसे मौत से भी बदतर सजा देगा, वो भी धीरे धीरे। कहीं ना कहीं राजवीर इस बात से खुश था, लेकिन वंशिका ने उस पर सबके सामने बंदूक तानी थी। इसीलिए अब राजवीर बौखलाया हुआ था और वह वंशिका की जान अपने हाथों से लेना चाहता था। इसीलिए वह मन ही मन में बोला था, भले ही तूने चेले उसके लिए कुछ अलग ही तरह की सजा सोची हो, लेकिन उसने मुझ पर बंदूक तानी है और मुझ पर बंदूक तानने वालों को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल उसे इस बात की खबर तो मिल चुकी थी कि अरमान सिंघानिया खतरे से बाहर है और साथ ही साथ वंशिका की क्या पहेली थी, उसे भी वह सुलझाना चाहता था। इसीलिए राजवीर ने निर्णय लिया कि उसे अब सिंघानिया मेंशन जाना होगा। इसके लिए उसने अपने एक आदमी को तैयार किया कि वह जाकर अरमान सिंघानिया को इस बात की खबर दे कि राजवीर जिंदल उससे मिलना चाहता है। हालांकि वह यह बात अच्छी तरह से जानता था कि अरमान उससे मिलकर कितना ज्यादा खुश होगा, लेकिन फिर भी जाने से पहले वह अरमान को इस बात की जानकारी देना चाहता था और फिर अपनी पत्नी की लाश के गले में बाहें डालकर उसकी गर्दन के पास अपना सिर रखकर जुनून भरी आवाज में बोला, जिसने भी मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश की, मैं उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक मौत दूंगा। यह बोलता हुआ राजवीर बड़ा ही डरावना सा लग रहा था। वहीं दूसरी ओर आस्था उस वक्त सीधा वंशिका के पास ही आई। वंशिका के होठों पर अभी भी हल्की हल्की सूजन थी। जैसे ही आस्था वहां आई, वंशिका ने खुद को सामान्य करने की कोशिश की। तब आस्था ने वंशिका की ओर देखकर गंभीर भाव से कहा, मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। वंशिका तुरंत आस्था के सामने आकर खड़ी हुई और उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान तैर गई और वह धीरे से बोली, मैं यह बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ। आस्था, कोई न कोई ऐसी बात तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यह जानना चाहती हूँ कि आखिरकार राजवीर जिंदल से तुम्हारा क्या लेना देना है, क्योंकि वह यह बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि कुछ तो ऐसा गहरा राज था जो आस्था उससे छुपा रही थी। वरना आज जैसी चुलबुली, उछलती कूदती लड़की जो हमेशा हंसते हंसते और दूसरों के दुख में दुखी हो जाया करती थी, वह एकदम से इतनी पत्थर दिल कैसे बन सकती थी? वह भी अपने पति अरमान सिंघानिया के लिए, जिससे वह दिलो जान से मोहब्बत करने लगी थी और जिसके लिए वह हर तरह के खतरे का खुद सामना कर सकती थी। लेकिन जब से राजवीर जिंदल उसकी आंखों के सामने आया था, आस्था के हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे और बार बार वंशिका के मन में यही बात आ रही थी कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो आस्था उससे छुपा रही है। इसलिए उसने सीधे सीधे तरीके से आस्था से सवाल कर ही थी, क्योंकि कहीं न कहीं वंशिका हर बार इस बात को नोटिस कर चुकी थी कि जब भी आस्था राजवीर जिंदल के बारे में बात किया करती थी, उसके भाव काफी ज्यादा नफरत वाले हो जाया करते थे। तो इसीलिए वह जानना चाहती थी कि आखिरकार राजवीर जिंदल का आस्था से क्या लेना देना है। अब वंशिका की बात सुनकर आस्था ने एक नजर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा बंद था। यह सुनिश्चित करने के बाद आस्था ने गहरी सांस ली और 2 बार पूरे के पूरे रूम में उलझन से चक्कर लगाए थे और अपने हाथों की उंगलियों को बार बार तरोड़ मरोड़ रही थी। अब यह देखकर वंशिका पूरी तरह से समझ चुकी थी कि कुछ न कुछ तो ऐसा गहरा राज है जो आस्था अब वंशिका को बताने जा रही है, और उसके लिए वह खुद को तैयार कर रही है, क्योंकि उसके भाव, उसकी चाल ढाल से भी इस बात की गवाही मिल रही थी कि आस्था इस वक्त कितने ज्यादा दर्द में है। तभी वंशिका थोड़ा आगे बढ़ी और आस्था का हाथ पकड़कर बोली थी, तुम मुझे सारा सच बता सकती हो। वैसे भी मैं तुम्हें दिल खोलकर अपनी पूरी जिंदगी की सच्चाई बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी यह जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा सच क्या है। प्लीज, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो
और मुझे सारा सच कह सकती हो। वंशिका की बात सुनने के बाद एक पल के लिए आस्था की आंखों के किनारे भी भीग गए थे, लेकिन उसने गहरी सांस ली और वंशिका की ओर देखा। और फिर आस्था ने उसके साथ बचपन में जो कुछ हुआ था, साथ ही साथ उसके पालक माता पिता को भी राजवीर जिंदल ने कितनी बेरहमी से मौत दी थी, ये सारी बातें एक एक करके वंशिका को बता दी थी। अब तो वंशिका की आंखों में आंसू आ गए और वह आस्था को गले से लगाकर फूट फूट कर रोते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा गम मिला है, लेकिन तुम्हारा दुख जानने के बाद मुझे अपना गम काफी छोटा लग रहा है। यह बोलकर वह सिसकते हुए रोने लगी। तब लेकिन आस्था की आंखों में एक भी कतरा आंसू नहीं आया था और वह शांत आंखों से वंशिका को शांत करते हुए बोली, जितना रोना था मैं रो चुकी हूं, लेकिन अब यह रोने का नहीं बल्कि सिर्फ अपने गुनहगार को सजा देने का वक्त है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि अपने गुनहगार को सजा मैं किस तरीके से दिलवाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। तो वंशिका ने बिना झिझक आस्था को आश्वासन देते हुए कहा कि आस्था के लिए वह अपनी जान भी दे देंगी। आस्था ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वंशिका के गालों को थपथपाया और उसके आंसुओं को साफ किया और उसे अपना ख्याल रखने को कहकर वहां से बाहर निकल गई थी। वहीं दूसरी ओर अरमान अच्छी तरह से जानता था कि आस्था अभी भी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है और वह इतनी आसानी से उससे बात नहीं करेगी। इसीलिए अब सुमित और राधिका की शादी में ही अरमान ने आस्था को मनाने के लिए पूरा प्लान करना शुरू कर दिया था और नानी माँ से थोड़ी देर पहले बैठकर वह यही विचार विमर्श कर रहा था कि आस्था को किस किस चीज से खुशी मिलती है। साथ ही साथ उसने टाइगर को एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि किस तरह से वह डेविल किंग का डर आस्था के दिलो दिमाग से निकाले। इसीलिए अब अरमान तनाव मुक्त था। अरमान इस वक्त किसी से फोन पर बात कर रहा था और कड़क आवाज में आदेश दे रहा था कि वह आज के आज उस शख्स को अपने हाथों से खत्म कर देगा। यह आखिरी वाली लाइन आस्था ने सुन ली थी और आस्था, जो कि वंशिका के कमरे से निकलकर अपने कमरे में कोई जरूरी सामान लेने के लिए आ रही थी, उसने यह लाइन सुनी। उसकी आंखें आपस में सिकुड़ गईं। वह समझ चुकी थी कि जरूर डेविल सिंघानिया इस वक्त उस लड़की की जान लेने के लिए जा रहा होगा, जिस लड़की की जानकारी उसके आदमी ने उसे दी थी। तब आस्था गुस्से से अपने दांत भींच कर रह गई थी और गुस्से में गुर्राते हुए बोली, नहीं मिस्टर डेविल किंग, आप एक और इंसान की जान किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते, क्योंकि मैं आपको किसी की जान नहीं लेने दूंगी। इतना बोलकर आस्था ने अरमान का पीछा करने का निर्णय ले लिया था और वह अरमान पर नजर रखने लगी। वेल, पूरा दिन आराम से बीत चुका था। किसी ने किसी से कुछ ज्यादा खास बात नहीं की थी। सब अपनी अपनी तैयारी में मग्न थे। हाँ, लेकिन राधिका और एंजेल दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थीं, क्योंकि आस्था ने एंजेल को यह खबर दे चुकी थी कि उसकी और अविनाश की शादी राधिका और सुमित के साथ में होने वाली है और अविनाश हल्दी के वक्त ही घर पर आने वाला है। तो इसीलिए वह काफी ज्यादा खुश थी और उसने आस्था को गले से लगाकर उसका ढेर सारा शुक्रिया अदा किया था। साथ ही साथ उसने अपनी तरफ से यह स्पष्टीकरण देने की भी कोशिश की थी कि रौनक के साथ जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई लेना देना नहीं था। अगर उसे पता होता कि डिम्पल ऐसी कोई घटिया हरकत करेगी तो वह कभी उसके साथ नहीं रहती। उसकी सिर्फ उसकी दूर की रिश्तेदार है, उससे उसका और कोई लेना देना नहीं है। तब आस्था ने एंजल से कहा था कि वह परेशान ना हो और एंजल शादी की छोटी बड़ी रस्मों को एंजॉय करे, वह सब देख लेंगी। फिलहाल अब अरमान का पीछा करके उस जगह तक जाना चाहती थी जहां पर इस वक्त अरमान के कहने पर किसी लड़की को अगवा करके रखा हुआ था। आस्था को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह लड़की कौन हो सकती है। फिलहाल जल्द ही आस्था नानी माँ के कमरे में चली गई थी और फंक्शंस की तैयारी के लिए क्या क्या करना है वह सारी बातें डिस्कस करने लगी। लेकिन उसकी निगाह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियों पर थी, क्योंकि नानी माँ का कमरा ऊपर से जाने वाली सीढ़ियों के ठीक सामने था, तो वहां से आसानी से अरमान सीढ़ियों पर से आता हुआ साफ दिखाई देने वाला था। इसलिए वह जानबूझकर नानी माँ के कमरे में दरवाजा खोलकर बैठी हुई थी ताकि वह अरमान को देख सकें
कि अरमान किस वक्त घर से बाहर जाता है। फिलहाल थोड़ी देर बाद उसने देखा कि अरमान एकदम काले कपड़ों में एकदम डेविल किंग का रूप लेकर सीढ़ियों पर से आ रहा था। आस्था ने जैसे ही अरमान को देखा, एक पल को वह उसे देखती रही। उफ, क्योंकि उसमें उस वक्त अरमान का एकदम गोरा रंग और ऊपर से उसने एकदम काले डेविल किंग के अवतार वाले कपड़े पहने थे, तो उसमें वह काफी ज्यादा आकर्षक यानी एकदम देवदूत सा लग रहा था। आस्था उसे प्यार भरी नजरों से आह भरते हुए देख रही थी, लेकिन अचानक वह कुछ देखकर चौंक गई और अपने ख्यालों से बाहर निकली, क्योंकि अरमान के ठीक पीछे आकाश, सुमित, साथ ही साथ ध्रुव भी मौजूद थे और टाइगर और मारिया तो अरमान की कार में सबसे आगे बैठकर ही जाया करते थे। अब तो यह देखकर आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अरमान ने आहान को घर वालों की निगरानी में छोड़ दिया था, इसीलिए वह उनके साथ नहीं था। फिलहाल क्योंकि अब धीरे धीरे पहले ही रात हो चुकी थी, रात के 9 से 10 के बीच का समय था। अरमान जिस वक्त कमरे से बाहर निकला, उसके पीछे कोई नहीं था। अरमान जानता था कि आस्था जल्दी से उसके सामने नहीं आएगी, वह उससे नाराज है, लेकिन उसने सोच लिया था कि आस्था को धीरे धीरे वह मना ही लेगा, लेकिन उससे पहले उसके जो लंबित काम पड़े हैं वह उन्हें पूरा करना चाहता था। फिलहाल जैसे ही अरमान अपने समूह के साथ वहां से निकला, आस्था नानी माँ से बहाना बनाकर वहां से उठ गई थी। आस्था सीधा वंशिका के पास गई। वंशिका ने पहले ही आस्था के लिए कपड़े व्यवस्थित करके रखे हुए थे, क्योंकि आस्था ने उसे बता दिया था कि उसे आपात स्थिति के लिए कुछ ऐसे कपड़े चाहिए जिनमें उसे कोई पहचान न सके। इसीलिए आस्था ने भी एक काले रंग का पूरा शरीर ढकने वाला ट्रैक सूट पहना था, जिसमें वह बड़ी ही प्यारी और क्यूट लग रही थी। आस्था ने अच्छे से टोपी को अपने सर पर चढ़ाकर अपने लंबे घने बालों को ढक लिया था और चेहरे पर एक मास्क लगा लिया था। वह फटाफट से वंशिका की मदद से उसके साथ वहां से बाहर निकल गई थी और वंशिका ने पहले से ही आस्था के लिए बाहर कार तैयार कर रखी थी और जल्दी ही आस्था के कहने पर वंशिका ने अरमान की कार का पीछा करना शुरू कर दिया था। हालांकि अरमान की कार निकले हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन आस्था जानती थी कि इस वक्त अरमान सिंघानिया की कार कहां और किस जगह जा सकती है। जल्दी उसने अपनी कार से वंशिका के साथ बैठकर पीछा करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर इस वक्त आहान, जो कि रात भर सही से सो नहीं पाया था, उसे पूरी रात सिर्फ यह बेचैनी सता रही थी कि ना जाने रौनक कैसे सो रही होगी। अगर वह उल्टा लेटेगी तो कहीं उसके बच्चे को कुछ हो जाए। यह बात आहान को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से वह ठीक से सो नहीं पाया और अगली सुबह वह काफी देर 11 से 12 के बीच सोकर उठा था। लेकिन उस वक्त भी वह सिर्फ अकेला बिस्तर पर कितनी देर तक पड़ा रहा। उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी को इस बात के बारे में जानकारी दे सके। उसकी रौनक माँ बनने वाली है और वो पापा। फिलहाल वह रौनक से बेसब्री से शादी करना चाहता था और अपने बच्चों को इस दुनिया में आते हुए देखना चाहता था। कहीं न कहीं आहान के दिल में काफी उथल पुथल मची हुई थी और वह काफी घबरा रहा था। उसे रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। उसका बच्चा न जाने कैसा होगा, वह कितना प्यारा होगा। कहीं वह रौनक के जैसा मासूम होगा या आहान के जैसा शरारती होगा। कहीं न कहीं बार बार उसके दिमाग में घूम फिर कर यही विचार आ रहे थे। लेकिन उससे पहले उसे रौनक को भी प्रेगनेंसी की खबर बतानी थी, ताकि वह अपना ख्याल अच्छी तरह रख सके। आहान को बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। उसका बच्चा न जाने कैसा होगा, वह कितना प्यारा होगा। कहीं वह आहान के जैसा मासूम होगा या रौनक के जैसा शरारती। बार बार उसके दिमाग में यही विचार घूम रहे थे। लेकिन उससे पहले उसे रौनक को भी प्रेगनेंसी की खबर देनी थी, ताकि वह अपना ख्याल अच्छे से रख सके। फिर अपने आप को मजबूत करते हुए उसने रश्मि को यह बात बताने का फैसला किया। उसने सोचा कि सबसे पहले वह रश्मि दीदी को यह जानकारी दे देगा। उसके बाद रश्मि दीदी ही उसकी मदद करेंगी, क्योंकि रश्मि रौनक को अपनी बहन मानती है। रौनक की वह बड़ी बहन है, इसीलिए वही उसकी मदद अच्छे से करेगी। यह सोचते हुए बेचैन होकर वह इस वक्त रश्मि के सामने मौजूद था।
और पिछले 15 मिनट से उसने रश्मि को एक जगह बैठाया हुआ था। और रश्मि आहान को घूर घूर कर देखते हुए चिढ़कर बोली, आहान, आखिरकार तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? पिछले 15-20 मिनट हो गए। तुम लगातार या तो अपने नाखून चबा रहे हो या अपनी उंगलियां मरोड़ रहे हो। लेकिन बात क्या है? तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहे हो? तुम्हें कुछ बात करनी भी है या नहीं? मुझे साफ साफ बताओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी हरकतें देखकर चिढ़ रही हूँ। अब आहान हैरान होकर मन में सोचने लगा कि वैसे तो रश्मि दीदी इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, क्या उन्हें रौनक के लक्षणों से पता नहीं चल रहा है कि वह मां बनने वाली है? लेकिन आहान को इस बात का कुछ पता नहीं था कि न तो रौनक को किसी तरह की उल्टियां आई थीं और न ही उसे चक्कर या कुछ और महसूस हो रहा था। उसे आखिरी बार चक्कर सिर्फ अस्पताल में आए थे, जब यह पता चला था कि वह मां बनने वाली है। अब आहान को एक बार फिर गहरी सोच में सोचता हुआ देखकर रश्मि झल्लाकर उठी और उस पर बरसते हुए बोली, आहान, बच्चे, वैसे ही घर का मुझे इतना सारा शादी का काम करना है, इतनी सारी तैयारी करनी है, और तू है कि यहाँ पर मेरा समय बर्बाद करने के लिए बैठ गया है। यह बोलकर आहान के सर के बालों को नोचते हुए रश्मि वहां से उठ खड़ी हुई। जैसे ही वह वहां से उठ खड़ी हुई, रश्मि को ऐसे छिड़ा हुआ देखकर रौनक जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़ी। रौनक के हाथ में उस वक्त एक बड़ा सा बाउल था जिसमें वह गुलाब जामुन चम्मच से भरकर खा रही थी। अब रश्मि रौनक को हंसते हुए देखकर उसके पास आती हुई बोली, भुक्कड़ कहीं की, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे इतना सारा स्वादिष्ट पास्ता खाना खिलाया था और तुझे फिर से भूख लग गई। हाँ। तब रौनक ने एकदम से अपने दांत चमकाकर चुलबुली मुस्कान लाते हुए कहा, रश्मि दीदी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है और पता नहीं मुझे इतनी ज्यादा भूख क्यों लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं बस कुछ न कुछ स्वादिष्ट चीजें खाती रहूं, सच में। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा इतना खाना कहाँ जा रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कोई भूत बैठ गया है जो यह सारा खाना खा रहा है। जैसे ही रौनक ने मासूमियत से यह बताया, रश्मि खिलखिलाकर हंस पड़ी और वह उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई। लेकिन आहान नाराज होकर मन में चिढ़कर बोला, ये मेरे होने वाले बच्चे को भूत बुला रही है। आने तो मेरे बच्चों को, अपने बच्चों से ही मैं इससे इन बेतुकी बातों का बदला लूंगा। वहां दांत भींचकर मुंह बनाते हुए जैसे ये बात सोच रहा था, अब रश्मि और रौनक घूरकर आहान को देखने लगी। फिर एक दूसरे को देखकर नामे गर्दन हिला दी और सोचने लगी, लगता है आहान सिंघानिया पागल हो गया है, अपने आप ही न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। तभी रौनक चहकती हुई बोली, अरे दीदी, आप इसका इलाज क्यों नहीं करती हैं? आखिरकार रिश्ते में तो आपका भाई और देवर बहुत कुछ लगता है। देखो ना, बेचारा कैसे अकेले बैठकर अपने आप में ही बुदबुदा रहा है। जैसे आहान को तपाने के लिए रौनक ने यह कहा, आहान तुरंत उठ खड़ा हुआ और बिजली की सी तेजी से रौनक के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके हाथ से गुलाब जामुन छीनते हुए बोला, जस्ट शट अप, और तुम्हें ज्यादा गुलाब जामुन खाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना उसे नुकसान हो जाएगा, समझी तुम? आहान बातों बातों में रौनक को यह बोल चुका था कि अगर उसने ज्यादा गुलाब जामुन खाए तो उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है, लेकिन वह पूरी बात उसे नहीं बोल पाया और उसके हाथों से उसने गुलाब जामुन छीन लिया था। अब रौनक दांत पीसते हुए उसकी ओर देखकर बोली थी, तुम होते कौन हो इस तरह से मेरे हाथों से गुलाब जामुन छीनने वाले? मुझे अभी और इसी वक्त गुलाब जामुन वापस दो, मुझे अभी और खाने हैं। तुम नहीं जानते मुझे गुलाब जामुन खाने की कितनी ज्यादा इच्छा हो रही है। और याद रखना छछूंदर सिंघानिया, अगर तुम मेरे और गुलाब जामुन के बीच में आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हारा अपने हाथों से ही मर्डर कर दूंगी, रौनक ने दांत पीसते हुए कहा। कहीं न कहीं रौनक का पारा इस वक्त बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। हालांकि उसे इस बात का बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि यह पूरी तरह से उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं और इसीलिए वह आहान पर पूरी तरह से गुस्सा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आहान ने गुलाब जामुन की जगह उसके किडनी फेफड़े उससे ले लिए हों। इस वक्त वह लाल आंखों से आहान को घूरे जा रही थी, लेकिन आहान भी तो आहान था और वह रौनक की आंखों में घूरते हुए बोला था,
तुम चाहे मेरा मर्डर करो या कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हें और ज्यादा गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं खाने दूंगा, क्योंकि मैं उसकर सेहत के साथ किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। यह बोलकर आहान उसके हाथ से गुलाब जामुन का पूरा बाउल ले लिया और उसे खाता हुआ वहां से जाने लगा। अब तो रौनक का मुंह बन गया और वह चिढ़ गई थी और अपने पैर पटकते हुए बोली, ये इंसान मुझे एक नंबर का जहर लगता है। आई जस्ट हेट हिम। हाँ, और यह क्या इसने इसका उसके लगा रखा है? कहना क्या चाह रहा था ये? रौनक का पारा वक्त काफी ज्यादा हाई हो चुका था और वह आहान की बातों का मतलब नहीं समझ पाई थी और रश्मि की ओर देखकर बोली थी, अगर यह आपका देवर नहीं होता तो मैं कब का इसका खून कर चुकी होती। यह बोलकर वह तेजी से दंदनाते हुए अपने कमरे में चली गई थी। वहीं रश्मि उन दोनों के झगड़े में अपना सर पकड़कर रह गई थी। दूसरी ओर अरमान सिंघानिया की कार सीधा उसके फार्म हाउस पर जाकर रुकी थी। आस्था ने वंशिका से बोलकर कार को थोड़ी दूरी पर पहले ही रुकवा लिया था, क्योंकि पैदल जाकर वह देखना चाहती थी कि आखिरकार अरमान सिंघानिया कहाँ जा रहा है। जैसे ही कार रुकी, आस्था ने देखा वहां पर तो जीप प्लस सिक्योरिटी थी। कितने सारे काले कपड़े पहने हुए आदमी वहां पर खड़े हुए थे और फार्म हाउस बहुत बड़ा था। इतना बड़ा तो सिंघानिया मेंशन भी नहीं था। अब तो आस्था और वंशिका दोनों ही हैरानी से उसे देख रहे थे। फिर उन्होंने अपने कंधे उचका दिए और तब आस्था थोड़ा घबराते हुए बोली, वंशिका, अब हम क्या करें? अब हम अंदर जाकर कैसे उस लड़की को बचाए? यहाँ पर तो काफी टाइट सिक्योरिटी है। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी तो किसी पीएम या राष्ट्रपति के लिए भी नहीं होती होगी। तब वंशिका बेपरवाह अंदाज में बोली, तुम फिक्र मत करो, इसका सल्यूशन है मेरे पास। तभी आस्था सवाल भरी नजरों से वंशिका को देखने लगी, लेकिन अचानक वंशिका कार से बाहर निकली, क्योंकि वंशिका ने एक पूरी तरह से ट्रैक सूट वगैरह पहना हुआ था। अचानक से उसने कार से बाहर निकलकर अपनी ट्रैक सूट की जिप खोलनी शुरू कर दी थी। अब आस्था हैरानी से वंशिका को देखने लगी, लेकिन अचानक वंशिका ने पूरा ट्रैक सूट निकालकर साइड में रख दिया था। इस वक्त वंशिका केवल शॉर्ट्स में वहां मौजूद थी। वंशिका ने अपने लंबे घने बालों को अपने कंधों पर फैला लिया और डार्क लिपस्टिक लगाकर उसने अपना ड्रेस थोड़ा नीचे खींचा लिया और साथ ही साथ थाई तक अपनी शॉर्ट ड्रेस में वह बेहद हॉट लग रही थी। जैसे ही आस्था ने वंशिका को देखा, वह अपनी पलकें बार बार ऊपर नीचे झपकाने लगी। वंशिका का यह तरह का अंदाज उसे आज देखने को मिल रहा था। वंशिका सीरियस वॉइस में बोली, मैं इन लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ, बस तुम किसी न किसी तरह से मौका देखकर अंदर घुस जाना। तब आस्था को वंशिका का आइडिया अब समझ में आ गया था। तभी वंशिका एकदम हाई हील को बजाते हुए हाथ में एक ब्रांडेड फोन लेकर जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड के सामने जा पहुंची थी। क्योंकि अरमान तो अपने ग्रुप के साथ ऑलरेडी अंदर जा चुका था, तो सभी सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए थे। लेकिन वंशिका को वहां देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि इस तरह से यहाँ पर एक लड़की कैसे आ सकती है। अब वंशिका, जिसने अपनी गहरी आंखों पर चश्मा चढ़ाए हुआ था, वह चश्मा उतारकर बड़े स्टाइल में एक गार्ड से बोली, हेलो, एक्चुअली मैं यहाँ पर एक फोटोग्राफी के लिए आई थी, लेकिन मैं यहाँ का रास्ता भूल गई हूँ और यहाँ पर मैंने इन जंगलों के बीच इतना बड़ा फार्म हाउस देखा तो मैं यहाँ आ गई। अब सिक्योरिटी गार्ड को उसकी बातों पर यकीन आ गया था, क्योंकि ये जंगल काफी ज्यादा बड़ा था, तो यहाँ पर कुछ न कुछ जवान लड़के लड़कियां मौज मस्ती के इरादे से, साथ ही साथ घूमने फिरने फोटोग्राफी करने के इरादे से यहाँ आते रहते थे। तब एक गार्ड उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए बोलता है, मिस, आप गलत जगह पर आ गई हैं और आपको अब यहाँ से जाना होगा। जैसे ही बॉडीगार्ड ने थोड़े डार्क वॉइस में ये बोला, वंशिका एक पल के लिए थोड़ा डरी थी। अनजान बनते हुए बोली, लेकिन डार्लिंग, मैं यहाँ पर नई हूँ, प्लीज क्या तुम अपने किसी आदमी को मेरे साथ भेज सकते हो जो मुझे बाहर का रास्ता दिखा दे, प्लीज, ताकि मैं अपने ग्रुप वालों से मिल सकूं। जैसे ही उसे सिक्योरिटी गार्ड को वंशिका ने डार्लिंग बोला, गार्ड के तो दिल में तूफान सा उठा गया था, क्योंकि वे लोग कितने ही सालों से फार्म हाउस के पर ही रहा करते थे। वे लोग कभी भी वहां से बाहर नहीं गए थे और कोई लड़की ऐसे भटकते हुए तो कभी भी यहाँ ऐसे आई ही नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ वही लड़कियां आती थीं जिन्हें सजा दी जाती थी।
अब वह गार्ड मुस्कुराने लगा। अब तक एक खूबसूरत लड़की को वहां देखकर जितने भी गार्ड थे वे सभी वहां जाकर जमा होने लगे। वंशिका को तरह तरह से घूर घूर कर देखने लगे। वहीं आस्था समझ चुकी थी कि यह अच्छा मौका है, क्योंकि जहां गुड हो उसके आसपास ही मक्खियां भिनभिनाएंगी ही। इसलिए किसी ने भी आस्था पर ध्यान नहीं दिया। आस्था ने भी क्योंकि काले रंग के ही कपड़े पहने हुए थे, तो किसी की भी नजर अंधेरे में आस्था पर नहीं पड़ी और आस्था बड़े ही आसानी से सबके नजरों से बचते हुए उस फार्म हाउस के अंदर चली गई। वहीं वंशिका ने जैसे ही यह देखा कि आस्था अंदर चली गई है, तब आस्था ने राहत की सांस ली थी और उसकी नजर अब अपने आसपास मक्खी की तरह भिन्न भिना रहे गार्डों के ओर गई थी। तब वंशिका ने सबसे पहले अपनी खुली हुई जीप को क्लोज कर दिया था और फिर जल्दी से गार्ड की तरफ देखकर फेक स्माइल करते हुए बोली, चलो ठीक है भैया जी, आप लोग परेशान मत होइए, मैं खुद ही चली जाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मालिक यहाँ आ जाए, और अगर आपके मालिक यहाँ आ गए तो कहीं वह आप लोगों को इस तरह से मेरे साथ देखकर बुरा न मान जाए। जैसे ही वंशिका ने अपने बालों की लटों में हाथ घुमाते हुए नजाकत से यह कहा, सभी गार्ड बुरी तरह से थर थर कांपने लगे थे, क्योंकि अरमान सिंघानिया का नाम ही काफी था किसी को भी डराने के लिए। तभी एक गार्ड थोड़ा सा आगे आया और अपने माथे से आए पसीने को पोंछते हुए बोला था, तुम जाओ यहाँ से, तुम जो कोई भी हो। क्योंकि जैसे ही वंशिका ने बातों बातों में उनके मालिक यानी अरमान का जिक्र किया, तो अब सब लोगों की हवा टाइट होने लगी, क्योंकि कुछ पल के लिए वंशिका की खूबसूरती देखकर अरमान सिंघानिया को तो वे सब लोग भूल ही गए थे। तभी वह गार्ड वंशिका को घूरते हुए बोला था, खबरदार, अगर तुमने यहाँ की मुलाकात के बारे में किसी को कुछ भी कहा तो याद रखना, हम सब तुम्हें इस जंगल से ऐसा गायब कर देंगे कि कोई भी तुम्हें ढूंढ तक नहीं पाएगा। कहीं न कहीं अभी भी उसे गार्ड की आवाज में कंपाहट वंशिका ने साफ महसूस कर ली थी और अचानक ही वह मुस्कुराते हुए बोली थी, आप लोग मुझे गायब करें या न करें, लेकिन आप लोगों की हालत देखकर मैं समझ चुकी हूँ कि आपका मालिक काफी ज्यादा डेंजरस है। तभी तो आप लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। जैसे ही वंशिका ने यह कहा, अब तो गार्ड आंखों में खून लिए वंशिका को देखते हुए तुरंत गुस्से में आगे बढ़ा और बंदूक निकालकर सीधे वंशिका के माथे से लगा दी और बोला था, अगर तुमने अब कुछ और भी बोलने की हमारे सामने कोशिश की तो मैं यहीं तुम्हें इस बंदूक के सारे कारतूस तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा, समझी तुम। तब वंशिका मन ही मन सोचने लगी थी कि उसे अब ज्यादा इन गार्ड्स की टांग नहीं खींचनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वाकई ये गार्ड्स अरमान सिंघानिया के डर में उसकी जान ही न ले लें, और अभी उसका मरने का कोई खास इरादा नहीं था। तो इसीलिए वंशिका ने तुरंत ही अपने हाथ ऊपर करके गार्डों को शांत रहने का इशारा किया और बोली थी, ओके, इट्स ओके, शांत हो जाओ, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही हूँ और मैं जा रही हूँ यहाँ से, प्लीज, आई एम सॉरी। ये बोलकर वंशिका तुरंत ही वहां से पीछे की ओर जाने लगी थी। वंशिका के थोड़ा सा पीछे हटते ही सभी गार्ड फटाफट से हड़बड़ाहट में अपनी अपनी पोजीशन पर जाकर खड़े हो गए थे और अपना काम संभालने लगे। वंशिका एक पल के लिए उन बॉडीगार्ड को इस तरह से हड़बड़ाता हुआ देखकर मुस्कुरा उठी और फटाफट से वंशिका भी अब वहां से निकलकर वापस से आकर अपना ट्रैक सूट पहनकर कार में बैठ गई थी। और तभी आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। दोस्तों, फटाफट से वंशिका भी अब वहां से निकलकर वापस आकर अपना ट्रैक सूट पहनकर कार में बैठ गई थी और बस इसी बात की दुआ करने लगी कि अंदर जो कुछ भी हो, बस आस्था ठीक रहे। कहीं न कहीं वंशिका को आस्था को लेकर एक अलग ही तरह का डर हो रहा था कि कहीं अरमान, जो कि एक नंबर का सनकी आदमी है, वह अपनी सनक में आस्था को कुछ कर न बैठे। हालांकि वह आस्था से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन वंशिका ने अरमान का वह स्वरूप अपनी आंखों के सामने देखा था। भले ही उस वक्त अरमान एक छोटा बच्चा था और राजवीर ने उसे बरगलाया था, लेकिन अरमान कितना ज्यादा खतरनाक था, ये बात वंशिका बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इसीलिए बस वह आस्था के ठीक रहने की दुआ करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया इस वक्त राजा की तरह अपने फार्म हाउस के हॉल में बैठा हुआ था।
उसका पावरफुल ऑरा उसे एक अलग ही तरह का लुक दे रहा था और उसके सामने 3 लोगों को काला कपड़ा मुंह पर लपेटकर बिठाया गया था। उसके अलग अलग साइड में आकाश, सुमित, टाइगर, मारिया और देव खड़े हुए थे। आस्था, जो कि फार्म हाउस के अंदर आ गई थी और वो अब एक ऐसी जगह पर मौजूद थी जहां से वह अरमान और उन लोगों को आसानी से देख सकती थी। वह सोच रही थी कि किस तरह से जाकर अब आगे उसे उन लोगों की मदद करनी होगी और कैसे वह इन तीनों को बचाएगी, क्योंकि इस तरह से अरमान के सामने जाना किसी भी लिहाज से खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन आस्था को इस बात का 100% यकीन था कि अरमान मरते मर जाएगा, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं होने देगा। आखिरकार अरमान का वंशज उसके पेट में पल रहा था और अरमान सिंघानिया उसे पागलों की तरह प्यार करता था। इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता था। फिलहाल आस्था यह देखना चाहती थी कि आखिरकार अरमान यहाँ क्या कर रहा है और क्या वाकई वो सामने काला कपड़ा पहने हुए लोग बैठे हुए हैं। क्या अरमान उनकी जान लेने वाला है? वेल, अरमान का चेहरा तो कवर था, साथ ही साथ ध्रुव, आकाश, सुमित और जितने भी अरमान के आदमी थे उन सब का चेहरा पूरी तरह से कवर था। थोड़ी देर तक उन गुनाहगारों को किलर लुक देने के बाद अरमान ने एक गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने जाकर जल्दी ही उनके चेहरों पर से कपड़ा हटा दिया था। अब तो आस्था की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वहीं ध्रुव भी थोड़ा सा बेचैन हो गया था, क्योंकि वहां उसके सामने डिम्पल, आस्था की बहन प्रियंका और उसका बॉयफ्रेंड मौजूद था। उन लोगों को वहां देखने के बाद आस्था की तो हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक बार पहले भी आस्था ने प्रियंका के बॉयफ्रेंड की फोटो देखी थी, जिस वक्त प्रियंका की शादी हो रही थी और वह उसके साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी। आस्था ने उस वक्त प्रियंका के फोन में माय लव के नाम से उसके बॉयफ्रेंड का नंबर देखा था, जहां पर उसकी फोटो भी लगी हुई थी। आस्था एक पल में ही उसे देखकर पहचान गई थी। अब तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिर अरमान इन लोगों के साथ क्या करने वाला है। और यह लड़की कौन है? डिम्पल को वह पहले से ही पहचानती थी। डिम्पल वही थी जो उस वक्त होटल में मौजूद थी और जिसने रौनक को ड्रग्स दिया था। डिम्पल को देखकर ध्रुव का मूड खराब हो गया था। वह सोच रहा था कि उसे इस घटिया सोच रखने वाली लड़की से मोहब्बत कैसे हो सकती थी। प्रियंका के चेहरे पर डर के भाव थे और देव थोड़ा आगे आया। देव का चेहरा भी पूरी तरह से कवर था। देव प्रियंका की ओर देखकर सख्त आवाज में बोला, डेविल किंग के सामने अपना गुनाह कबूल करो। अब जैसे ही देव ने यह कहा, प्रियंका थरथराते हुए कांपने लगी, क्योंकि प्रियंका पहले भी वहां एक बार आ चुकी थी, लेकिन तब तो अरमान ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया था। लेकिन इस बार बात कुछ और थी, क्योंकि अरमान के सामने यह सच भी आ चुका था कि मॉल में उस दिन आस्था को किडनैप करने की प्लानिंग प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रची थी, ताकि वह आस्था के साथ गलत बिहेवियर कर सके। लेकिन कुछ गलत फहमी की वजह से उस वक्त नानी माँ अगवा हो गई थी। इस काम के लिए मारिया, टाइगर और देव को अरमान ने शहर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले लगा रखा था। इसीलिए ये तीनों गांव में अरमान के साथ मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने इस बात का पता निकलवा लिया था। राघव के दोस्तों को तो पहले ही सजा दी जा चुकी थी। बुरी तरह से उन्हें मार पीट कर जिंदगी भर के लिए बेकार बना दिया गया था। लेकिन प्रियंका के बॉयफ्रेंड राघव और प्रियंका को सजा अरमान सिंघानिया खुद देने वाला था। फिलहाल उन लोगों को वहां देखकर अब प्रियंका और प्रियंका के बॉयफ्रेंड राघव को सिर्फ और सिर्फ अपने सामने इस वक्त काली काली परछाई, काले काले यमराज ही नजर आ रहे थे, क्योंकि अरमान पूरी तरह से काले कपड़ों में था। ब्लैक कलर का मास्क पहने हुआ था, जिसकी वजह से उनकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। तब उसका बॉयफ्रेंड राघव रोते हुए बोला, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ये नहीं बोलती कि तुम्हें अपनी बहन से बदला लेना है, तुम अपनी बहन से जलती हो, उसे सबक सिखाना चाहती हो, और तुम चाहती हो कि मैं और मेरे दोस्त मिलकर अगवा करके तुम्हारी बहन का रेप करें। तुम्हें ऐसी घटिया साजिश नहीं करना चाहिए थी। अगर तुम हमें नहीं भड़काती तो हम ऐसा कुछ कभी नहीं करते, और ना कभी भी हम आस्था अरमान सिंघानिया को अगवा करने की कोशिश करते। उसका बॉयफ्रेंड रोते रोते प्रियंका को ही सारा दोष देने लगता है। तभी प्रियंका डरी हुई आवाज में बोली, हाँ, मैं मानती हूँ,
मुझसे गलती हो गई है। मैं नफरत की आग में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी। लेकिन हमें छोड़ दो, हमारी कोई गलती नहीं है। ये सारी गलती उस आस्था की है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसने मेरी जगह ली है। इतने बड़े घर की बहू बनकर मेरी जगह लेकर बैठी है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद आस्था की जिंदगी के आस पास भी नहीं भटकूंगी और ना ही उसे उसके साथ कुछ गलत करने की साजिश करूंगी। ये बोलकर प्रियंका रोने लगी। वहीं देव अब घूरकर डिंपल को देखने लगा था। अब डिंपल फटाफट से फट पड़ी और अपना गुनाह कबूल करते हुए बोली, हाँ, मैं मानती हूं कि मैंने तो रौनक को ड्रग्स दिया, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ उसे उन लोगों से बदला लेने का था। रौनक और आस्था ने मिलकर मेरी उस दिन होटल में काफी ज्यादा बेइज्जती की थी, वो भी मेरी विदेश से आई हुई कजिन मेहमान के सामने। तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैं उन दोनों को शर्मिंदा करना चाहती थी। अब तो सारा सच सुनने के बाद अरमान ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। वही ये सारी बातें सुनकर आस्था का भी खून खोलने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रियंका उसके बारे में इतनी गलत सोच रखती होगी और उसके साथ इतनी बुरी घटिया हरकत करने की कोशिश करेगी। इस वक्त आस्था का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। आई तो यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए थी, लेकिन अब तो वह सोच रही थी कि इन लोगों को वह अपने हाथों से ही मार डाले। अचानक अरमान की दमदार आवाज वहां गूंजी और वह बोला, इन तीनों को इतनी बेरहमी से मौत दो कि मौत भी उनकी मौत को देखकर कांपे, और उनके छोटे छोटे टुकड़े जंगली जानवरों को खिला दो और इनको जिंदा ही ब्लैकी और शेरा के पिंजरे में सामने डाल दो। वैसे भी उन्होंने 3 दिन से कुछ खाने को नहीं दिया गया है। डिंपल, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि उसे अरमान ने बहुत पहले ही अगवा करवा लिया था और उसे आहान के कहने से दिन रात टॉर्चर किया जा रहा था। अब तो उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी और उसकी रोने की भी शक्ति खत्म हो चुकी थी। वही आस्था यह सजा सुनकर बुरी तरह से हड़बड़ाकर कांपने लगी थी। भले ही प्रियंका ने उसके साथ कितना ही गलत करने की कोशिश की हो, लेकिन प्रियंका उसकी नानी माँ की पोती है, तो भला इस तरह से वह प्रियंका की जान कैसे जाने दे सकती थी। अचानक आस्था जोरों से चीखते हुए बोली, नहीं। अब जैसे ही आस्था की चीखने चिल्लाने की आवाज वहां गूंजी तो अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे और सभी लोग अब आस्था को गौर से देखने लगे थे। आस्था ने अपना चेहरा कवर किया हुआ था, लेकिन अरमान आस्था को हर रूप में पहचान सकता था। उसकी आंखों को देखकर, उसके चलने के स्टाइल को देखकर अरमान सिंघानिया उसे पहचान सकता था और आस्था के शरीर से आती हुई भीनी भीनी खुशबू अरमान की नाक तक जा रही थी। अरमान ने घूर कर बारी बारी से आकाश, सुमित, ध्रुव, टाइगर की ओर देखा और सभी लोग अब थोड़ा सा सहम गए थे कि आखिर अचानक आस्था यहाँ कैसे आ सकती है और उन लोगों ने इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा। लेकिन ठीक उसी वक्त आकाश ने मारिया की ओर इशारा किया। मारिया तुरंत उठ खड़ी हुई और फटाफट से वह डिंपल, प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड के सामने जा पहुंची और उन्हें उठाकर सीधा अंदर कमरे में ले जाने लगी। अब एक एक करके वे तीनों वहां से चले गए। अब वहां हॉल में सिर्फ अरमान और आस्था ही मौजूद थे। अरमान के चेहरे पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। आस्था भी अरमान को मास्क के पीछे से घूर कर देख रही थी। अचानक अरमान ने आगे बढ़कर आस्था को गले से लगा लिया था और उसे गले से लगाकर हल्की मुस्कान दबाए हुए आवाज में बोला, जान, तुम ठीक हो ना? तुम्हें यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अब जैसे ही अरमान ने यह कहा, आस्था की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं, क्योंकि उसने तो सोचा था कि अरमान उसे वहां देखकर गुस्सा करेगा, उसे डराएगा, धमकाएगा या कुछ ड्रामा करेगा। लेकिन यह क्या? अरमान तो उसे बोल रहा था कि उसे यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। आस्था कंफ्यूजन से अरमान की ओर देख रही थी। अरमान मुस्कुराते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोला, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं अपनी नन्ही सी आफत बीवी को नहीं जानता हूँ? मेरी बीवी का दिमाग कब और कैसे चल सकता है। मैं जानता हूँ कि जिस वक्त तुमने वह फोन कॉल पर सब सुना था, तभी तुम्हारे दिमाग में यह खिचड़ी पक चुकी थी कि तुम्हें उस लड़की की जान बचानी है। लेकिन मैं जानबूझकर तुम इस लड़की का असली चेहरा दिखाना चाहता था,
इसलिए मैंने तुम्हें आसानी से यहाँ तक आने दिया। और वंशिका, जो कार में तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है, वह इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि इसी फार्म हाउस के कमरे में मौजूद है। तुम चाहो तो जाकर उससे मिल सकती हो। अब तो आस्था पूरी तरह से चौंक गई थी। जो बॉडीगार्ड वंशिका को रास्ता बता रहे थे, उन्होंने ही वंशिका को पकड़कर पहले ही फार्म हाउस में ही कैद कर दिया था और अरमान को इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी। एक पल के लिए अरमान के इस एक्शन से वह इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि अरमान ने काफी अच्छे से प्लानिंग की थी। फिलहाल गहरी सांस लेते हुए आस्था नॉर्मली बोली, चाहे उन लोगों ने कोई भी गलती क्यों ना की हो, लेकिन आपको कोई हक नहीं है किसी की भी इस तरह से जान लेने का। अरमान तेज आवाज में बोला, नहीं, इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। अरमान ने बिना किसी इमोशन के कहा। अब जैसे ही अरमान ने यह बोला, आस्था चौंक गई थी और वह रोबदार आवाज में बोली, मैं कुछ नहीं जानती, आप किसी की भी जान नहीं लेंगे। और वैसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों के लिए यहाँ हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं यहाँ आपके घर में हूँ, आपके साथ हूँ, तब तक आप किसी की जान नहीं लेंगे। अब जैसे ही आस्था ने जाने की बात बोली, अरमान अपने सर की नसों को दबाने लगा। लेकिन ध्रुव, जो कि समझ चुका था कि अरमान आस्था को इस तरह से एक साथ छोड़ना ठीक नहीं लगा, वह तो किसी जरूरी काम से वहां आया था। अब जैसे ही उसने अरमान को इस तरह से अपने सर पर टैप करते हुए देखा, तो वह समझ गया कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। अरमान भाई का गुस्सा कितना ज्यादा भयंकर होता है, यह बात ध्रुव और बाकी सब अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि आस्था ने अभी तक अरमान का असली रूप नहीं देखा था कि वह कितनी बेरहमी से लोगों की जान लिया करता था। फिलहाल जल्दी ही ध्रुव वहां आ पहुंचा था और सीरियस वॉइस में बोला, भाभी, इससे पहले कि आप भाई को जज करें, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे ही ध्रुव ने वहां आकर यह बोला, अरमान घूरकर ध्रुव को देखने लगा और उसकी ओर देखकर नाखुश होकर बोला, ध्रुव, किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या मेरी बीवी को सारा सच बताकर उसे डराना चाहते हो? अरमान नहीं चाहता था कि आस्था के सामने यह बात आए कि उसने किसी सिचुएशन में वह सारे मर्डर किए थे, क्योंकि वह समझता था कि उसकी बीवी को खून खराबा और यह सारी बातों से दूर रहना चाहिए। आखिरकार वह मां बनने वाली है और अगर आस्था सच जानेगी तो यह उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी ध्रुव अरमान की ओर देखकर शांत स्वर में बोला, भाई प्लीज, मैं जानता हूं कि आपको यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम आपके किसी भी किए गए काम का एक्सप्लेनेशन दें, लेकिन भाभी का सच जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और भाभी आपसे अलग नहीं है, वह आपका ही एक हिस्सा है। जैसे ही ध्रुव ने यह बोला, एक पल के लिए अरमान वाकई ध्रुव की बात सुनकर इम्प्रेस हुआ और वह शांत से जाकर सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गया था। इस वक्त अरमान को देखकर एक राजा की फीलिंग आ रही थी, मानो कोई राजा वहां बैठा हुआ हो। तभी ध्रुव ने आस्था की ओर देखा, क्योंकि वह समझ गया कि अरमान शांति से एक जगह बैठ गया है, तो मतलब उसने उसे आस्था को सच बताने की परमिशन दे दी है। अब जल्दी ही ध्रुव ने आस्था की ओर इशारा किया और उसे एक कमरे में चलने को बोलने लगा। आस्था ने एक नजर अरमान की ओर देखा और ध्रुव के पीछे पीछे चली गई। जैसे ही वह वहां गई, उसने देखा कि वहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। उस स्क्रीन पर कुछ लोगों की शॉर्ट वीडियोस ऐड थीं। और तभी आस्था ने अरमान की ओर एक नजर देखा और ध्रुव के पीछे पीछे चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। उस स्क्रीन पर कुछ लोगों की छोटी छोटी वीडियोएं थीं। आस्था हैरानी से ध्रुव की ओर देखने लगी और बोली, ये सब क्या है? ध्रुव ने अपनी बात कहना शुरू किया, भाभी, आप जानती हैं हम अरमान भाई से कब और किस तरह मिले थे? हम बचपन में एक साथ पढ़ाई करते थे। अरमान भाई हमारे सीनियर थे। मैं आहान से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ था। आहान और मैं हमेशा एक साथ रहते थे। आकाश भाई और सुमित भाई भी अरमान भाई के साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन कुछ सालों बाद वो लोग अलग अलग हो गए। लेकिन जब वो लौट कर आए, तब वो एक बार फिर अरमान भाई से मिले, क्योंकि उनकी जिंदगी पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी थी। मैं और आहान कभी भी अलग नहीं हुए। हम एक साथ आगे बढ़ने लगे थे।
क्योंकि आहान का पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन मुझे शुरू से ही कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करने का शौक रहता था। इसीलिए बहुत कम उम्र में मैंने डॉक्टर के क्षेत्र में काफी नाम कमा लिया था। लेकिन मैं फिर भी अरमान भाई के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि एक बार आहान के कहने पर मैं उसकी बर्थडे पार्टी के लिए गया था और आहान ने अपनी बर्थडे पार्टी एक क्लब में दी थी। उसने जबरदस्ती करके अरमान भाई, आकाश भाई और सुमित भाई को भी वहां बुला लिया था। हम सब ने उस दिन काफी मस्ती की। हालांकि अरमान भाई ने ज्यादा कुछ नहीं किया था। वो सिर्फ एक तरफ बैठकर हम लोगों को देखते रहे। और फिर जब उस रात हम पार्टी करके घर लौट रहे थे, तभी अचानक हमारी कार के सामने 2 छोटी छोटी बच्चियां आ गई थीं। उस वक्त कार आकाश भाई चला रहे थे। उन्होंने जल्दी ही ब्रेक मारे और उन बच्चियों को देखा तो उन बच्चियों की हालत काफी ज्यादा खराब थी। हम सब काफी हद तक बौखला गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को क्या हुआ है। अब क्योंकि मैं उस वक्त डॉक्टर के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहा था, तो उन बच्चों को देखते ही मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके साथ रेप किया गया था। वो 7 से 8 साल की बच्चियां थीं। अब ये देखकर हमारे खून में आग लगने लगी थी और तभी हमारी नजर उन बच्चियों का पीछा करने वाले कुछ लोगों पर पड़ी और अब उन लोगों को देखकर बच्चियां डर के मारे कांपने लगीं। तब उस वक्त हम 5 को वहां देखकर वो आदमी थोड़े से डर गए और हमें देखकर भागने लगे। लेकिन अरमान भाई ने उन सब को पकड़ लिया था और फिर जब हमने उनसे बंदूक की नोक पर पूछताछ किया, तब हमें पता चला कि वो शहर भर से छोटी छोटी मासूम बच्चों को अगवा करते हैं और उनके साथ गलत काम करके उन्हें विदेशों में भेज देते हैं। उस दिन से हम लोगों का खून खौलने लगा था और उस वक्त उन दोनों बच्चियों की मदद करने के साथ साथ हमने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हमने बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मारा था। उस दिन से हमने कसम खा ली थी कि हम जितना हो सकेगा क्राइम के खिलाफ लड़ेंगे और हमारे बारे में कोई सच नहीं जान पाएगा। और हमारे इस काम को किसी एक रूप की जरूरत थी। इसीलिए हमने अरमान भाई का नाम डेविल किंग के रूप में चुना था और हर जगह हमने डेविल किंग की दहशत फैला दी थी ताकि कोई भी गलत काम करने के बारे में सोच न सके। और जो ये वीडियोस इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, अभी आप ये वीडियोस देख सकती हैं। हमने एक अलग तरह की वेबसाइट शुरू की थी जहां पर जो लोग हद से ज्यादा परेशान हैं, वहां पर वो अपनी परेशानियों के बारे में हमें वीडियोस अपलोड किया करते हैं और फिर अरमान भाई और हम अपने तरीके से उनके परेशानियों को दूर करते हैं। आप इनमें से कुछ वीडियो देख सकती हैं और उस वेबसाइट का नाम द डेविल किंग है, जो कि आहान ने बनाई थी। ध्रुव ने अपनी बात खत्म करके वंशिका की ओर एक नजर देखा। उसने सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत के बारे में बताया था कि उन्होंने ये डेविल किंग बनने का काम क्यों शुरू किया। अरमान भाई अकेले डेविल किंग नहीं है, बल्कि हम सब भी डेविल किंग हैं और हमें खुशी है कि हम डेविल किंग गैंग का पार्ट हैं। ये बोलकर ध्रुव वहां से चला गया। आस्था काफी हद तक शौक में थी और एक एक करके आस्था ने वहां पर कितनी सारी वीडियोस देखना शुरू कर दिया था। वहां पर तरह तरह के अत्याचार किए हुए लोग थे। सबसे ज्यादा औरतें थीं जिन पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए थे। साथ ही साथ कुछ आदमी भी थे जिन्हें औरतों ने परेशान किया हुआ था। हर तरह की वीडियोस देखने के बाद आस्था को इतना तो समझ में आ चुका था कि डेविल किंग ने कभी कोई बुरा काम या गलत काम नहीं किया है। उसने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की मदद की है जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से परेशान थे। या तो वो अपनी जान दे देते थे या फिर अपने साथ जुल्म करने वालों से जुल्म सहते थे। कुछ पल में आस्था का दिल काफी ज्यादा हल्का फुल्का सा हो गया था। लेकिन आस्था राजवीर के साथ अरमान का रिलेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब से उसे अविनाश ने ये बताया था कि राजवीर जिंदल अरमान को अपना चेला बुला रहा था, तो ये बात उसे अंदर ही अंदर आग लगा रही थी। वह किसी भी कीमत पर यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब आस्था ने डिसीजन ले लिया था कि उसे अब आगे क्या करना है। कुछ देर तक रोने के बाद, अपने आप को संभालने के बाद, आस्था ने वंशिका की ओर देखा और वंशिका के हाथ पैरों को खोल दिया, क्योंकि उसे कमरे में वंशिका भी मौजूद थी, जिसके मुंह पर पट्टी लगी हुई थी और साथ ही साथ उसके हाथ पैर बंधे हुए थे।
ध्रुव ने जानबूझकर वंशिका को वहां बैठाया था ताकि वो भी अपनी आंखों के सामने अरमान सिंघानिया का सच देख सके और उसे इस बात का एहसास करा सके कि उसने अरमान सिंघानिया जैसे आदमी पर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है। वहीं अरमान, जो कि उस वक्त सिगरेट के लंबे लंबे कश लेकर हॉल में एक तरफ बैठा हुआ था, उसे जल्दी ही आस्था के कदमों की आहट सुनाई दी। आस्था अरमान के सामने आकर खड़ी हो गई थी। वंशिका आस्था के ही साथ थी। वंशिका ने भी अरमान को देख लिया था, लेकिन आस्था के साथ होने की वजह से वो जानती थी कि अरमान उससे कुछ भी सवाल नहीं करेगा। आस्था ने कुछ पल अरमान की ओर देखा और बिना कुछ कहे वंशिका का हाथ थामकर वहां से बाहर की ओर जाने लगी। अब तो अरमान, साथ ही साथ ध्रुव और बाकी सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने तो सोचा था कि आस्था की आंखों के सामने जब डेविल किंग का सारा सच आएगा तो आस्था अरमान से माफी मांगेगी या फिर कुछ न कुछ उसे बोलेगी और दोनों फिर एक हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, आस्था तो बिना अरमान से कोई भी सवाल किए या कोई जवाब दिए बगैर वहां से वापस जा रही थी। अब आस्था को इस तरह से जाते हुए देखकर अरमान की भौहें आपस में सिकुड़ गई थीं, लेकिन वो कुछ सोचकर चुप रहा। अचानक आस्था, जो कि दरवाजे के बाहर जा रही थी, वो जाते जाते रुकी और रुककर एक बार फिर वापस आने लगी। अब आस्था को इस तरह से वापस आता देखकर कहीं न कहीं सबको चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आती है कि चलो, अब आस्था अब फाइनली वापस आ रही है और अरमान से बात करेंगी और मामला सुलझा लेंगी और उन दोनों की गलतफहमी दूर हो जाएगी और दोनों एक बार फिर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आस्था वहां वापस आई, वो सीधा ध्रुव के पास आकर खड़ी हो गई थी और बेपरवाही से बोली, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रियंका, डिम्पल और प्रियंका के बॉयफ्रेंड की जान नहीं जानी चाहिए। हाँ, मैं सजा देने से मना नहीं कर रही हूँ। उनकी जान जाने से भी ज्यादा कोई और सजा हो तो वो उन्हें दे सकते हैं, लेकिन वो सब जिंदा रहने चाहिए। ये बोलकर आस्था वहां से वापस चली गई थी। अब तो ध्रुव के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था और उसने एक नजर डरते डरते अरमान की तरफ देखा कि ना जाने आस्था के इस तरह ऑर्डर करने पर अरमान किस तरह का डिसीजन लेगा। तभी अरमान हल्का सा मुस्कुराया और ध्रुव की ओर देखकर बोला, उन लोगों को अच्छी खासी सजा देने के बाद उन्हें छोड़ दो और याद रखना, उनकी जान नहीं जानी चाहिए। ये बोलकर अब जल्दी ही अरमान ने भी घर जाने का फैसला कर लिया था। वहीं आस्था वंशिका के साथ आकर कार में बैठ गई थी। वंशिका और आस्था दोनों के बीच खामोशी थी। वंशिका ने आस्था से झिझकते हुए बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें अरमान से बात करनी चाहिए, और वैसे भी उसने आज तक सिर्फ लोगों की मदद की है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। तब वंशिका की बात सुनकर आस्था बिल्कुल खामोश रही। कुछ तो था आस्था के दिल और दिमाग में जो उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। जल्दी ही वंशिका के साथ आस्था सिंघानिया मैंशन पहुंच चुकी थी और सीधा नानी माँ के कमरे में जाकर सो गई थी, क्योंकि नानी माँ तो ऑलरेडी सोई हुई थी। आस्था भी वहां जाकर लेट गई। अरमान जैसे ही घर आया और उसने देखा कि आस्था कमरे में नहीं है बल्कि नानी माँ के कमरे में सो रही है, तो वो पूरी तरह से बेचैन हो उठा था। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर अरमान अपने कमरे के बाल करने में इधर से उधर टहलने लगा था। बार बार उसके आंखों के सामने आस्था का फार्म हाउस पर आना, और जब आस्था को सारा सच का पता चला उसके बाद व्यवस्था का कोई रिएक्ट ना करना, यह सब उसकी आंखों के सामने एक विजुअल की तरह घूमने लगा था और मन कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बेचैन हो उठा था। एक तो यह रात जो गहरी हो चली थी, उसकी तन्हाई में 4 चांद लगा रहे थे। आज उसे अपना शानदार कैमरा खाने को तोड़ रहा था। कुछ पड़े तो टहलने के बाद भी अरमान को सुकून नहीं मिला। आखिर आस्था ही तो उसका सुकून थी। अरमान के लिए अपने कमरे में इस तरह से रुक रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था और कुछ सोचकर वह उठ खड़ा हुआ और तिरछा सा मुस्कुराकर बोला था, क्या बात है आफत, काफी शौक चढ़ा है तुम्हें मुझसे दूर रहने का, लेकिन तुम शायद ये बात भूल चुकी हो कि तुम अरमान सिंघानिया का जुनून हो, अरमान सिंघानिया की मोहब्बत हो, इस घर की जान हो, और अरमान सिंघानिया अपनी जान, अपनी मोहब्बत के बिना, अपने जुनून के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम चाहे मुझे छोड़कर किसी भी कमरे में जाओ या फिर कहीं भी जाओ,
अरमान सिंघानिया तुम्हारे बिना कोई भी रात नहीं गुजारेगा। यह कहते हुए अरमान के चेहरे पर एक सजीव और रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। और फिर देर ना करते हुए अब अरमान सीधा नानी माँ के कमरे में साइड पर जो कुर्सी थी उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया था और वहां बैठकर आस्था को सुकून से सोते हुए देखने लगा। वहीं आस्था भले ही नींद में थी, लेकिन वो समझ चुकी थी कि इस वक्त वो किसी की गहरी नजरों की तपिश में है। लेकिन उसने एक बार भी आंखें नहीं खोली थीं, क्योंकि आस्था भले नींद में हो, उसे किसी भी तरह से अरमान की मौजूदगी अच्छे से महसूस हो रही थी। जिस तरह से अरमान को आस्था से गहरी और जुनून भरी मोहब्बत थी, आस्था को भी उससे कुछ कम इश्क नहीं था। वो अरमान से बेहद मोहब्बत किया करती थी। इनफैक्ट वो अरमान को दिल और जान से पसंद करती थी। लेकिन अरमान का राजवीर के साथ होना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिलहाल आस्था को इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो चुका था कि अरमान उसके बेहद करीब बैठा हुआ है और लगातार उसे ही देखा जा रहा है। मगर उसने एक बार भी अपने फेस के एक्सप्रेशन सोते हुए नहीं बदले, ताकि अरमान को इस बात का अंदाजा ना हो कि आस्था जाग रही है, बल्कि वह अरमान के वहां होने का एहसास पूरी तरह से कर रही थी। आस्था इस तरह से नाटक करते हुए शांत चेहरा बनाए आंखें बंद किए लेटी रही थी। अरमान ना जाने कब तक बैठा हुआ आस्था को इस तरह से सुकून से सोता हुआ देखता रहा। इनफैक्ट उस वक्त उसका दिल पूरी तरह से आस्था के करीब जाकर उसे अपने आप से चिपका कर सोने का कर रहा था, क्योंकि उसे सुकून सिर्फ और सिर्फ आस्था को सीने से लगाकर ही मिला करता था। लेकिन क्योंकि नानी माँ भी आस्था के साइड में ही लेटी हुई थीं, तो जानबूझकर अरमान अपनी वजह से नानी माँ की नींद खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए कुछ सोचकर अरमान खुद पर कंट्रोल किए हुए बैठा रहा। वो आस्था को लगातार प्यार से देखता रहा था। आस्था सोते हुए मासूम बच्चे की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं अरमान बैठे बैठे यही सोच रहा था, कोई इतना प्यारा, कोई इतना खूबसूरत आखिरकार कैसे हो सकता है। और यही सोचते सोचते न जाने कब अरमान की आंखें कुर्सी पर बैठे बैठे लग गईं, उसे पता ही नहीं चला। और एक गहरी लंबी तन्हाई भरी रात के बाद अब जल्दी ही अगली सुबह हो चुकी थी। रश्मि ने पूरे घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। वो जानती थी कि आस्था इस वक्त प्रेग्नेंट है। आस्था ने पहले रश्मि और उनकी शादी की काफी अच्छी खासी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन इस बार अब रश्मि की बारी थी। रश्मि सब कुछ बढ़िया काम करने के लिए रौनक को अपने साथ में लगाकर काम करवा रही थी। हल्दी का सारा फंक्शन गार्डन में ही रखा गया था। सिंघानिया मेंशन का गार्डन बड़ा ही खूबसूरत था। सारी तैयारी धीरे धीरे वहां पर होने लगी। आस्था अभी तक सोकर नहीं उठी थी, लेकिन नानी माँ की आंख खुल गई थी। और नानी माँ की जैसे ही आंख खुली और उन्होंने अरमान को कुर्सी पर बैठकर सोते हुए पाया, तो नानी माँ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी और वो खुश होकर मन में सोचने लगी कि उनका दामाद उनकी गोरी को कितना ज्यादा प्यार करता है और उसको मनाने के लिए रात भर यहाँ बैठ रहा है। नानी माँ दोनों के बीच में नहीं रुकना चाहती थी। फटाफट आंखें खुलते ही नानी माँ कमरे से बाहर निकल गईं और अपने कमरे को उन्होंने बाहर से लॉक कर दिया था। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM दोस्तों, और प्लीज दोस्तों मेरी बाकी की ऑडियो स्टोरी को भी ढेर सारा प्यार दे। नानी माँ